क्या आप लोग मेरा ऑडियो और वीडियो देख पा रहे हैं? हेलो एवरीवन, हेलो 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 हेलो। कंफर्म करिए इफ़ यू गाइस कैन सी मी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो और ऑडियो आप तक पहुँचे। 2 मिनट हो गए मुझे, पर अब जाके लाइन सही पकड़ी है, रॉन्ग नंबर नहीं लगा। कैसे हैं आप सब लोग? हाउ आर यू गाइज? एवरीबडी इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। जल्दी से कंफर्म करिए आप सब लोग ठीक हैं। टेलीग्राम की लिंक बेटा विश्वदीप सर नाम लिखो मेरा, बिना स्पेस के टेलीग्राम का लिंक अरे मिल जाएगा। तुम कहाँ आ गए भैया? VISHVADEEPSIR, ये है ग्रुप। सर गेट का सिलेबस के थ्रू और कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं एक प्रिपरेशन से? बेटा जितनी भी अलग एग्ज़ाम होती है कंप्यूटर साइंस में सब दे पाओगे। इसरो का, DRDO का अगर एग्ज़ाम अलग से होता है, कोई भी NIC होती है एक अलग से, HAL का एग्ज़ाम होता है, सब। सर कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाया था तो आज का कर सकता हूँ। थोड़ा सा पोर्शन जो है वो कल की क्लास का डिफरेंट था, बाकी का आप मतलब वो या यूज़ होगा, बाकी का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर PYQ ईजिली सॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैंने यही तो कहा था कि PYQ आपसे बनेगा। टेक्स्ट कंट्रोल ब्लॉक क्या है? टेक्स्ट नहीं है बेटा, वो थ्रेड है। थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक जो होता है, जैसा प्रोसेस का कंट्रोल ब्लॉक होता है वैसा थ्रेड का होता है। इसरो का फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा? बेटा इसरो का कोई स्पेसिफिक डेट नहीं आता कि इतनी तारीख को आएगा, जैसे कि गेट का होता है फिक्स्ड। जब उनके पास वैकेंसीज आती हैं तब वो हो जाता है, जब आएगा तब आपको चैनल के थ्रू पता चल जाएगा। सर कल वाला क्वेश्चन आई ट्राइड टू सॉल्व बट गॉट स्टक इन बिटवीन, कौन सा क्वेश्चन बेटा जी? कल वाला कौन सा क्वेश्चन? क्लास मिस हुआ है तो आज का हो जाएगा। कल की क्लास अगर मिस हुई है, जी हाँ, आज की काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। सर बट PCB और टेक्स्ट कंट्रोल ब्लॉक सर ने बताया था। अरे बेटा जी मैंने थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक बताया था, TCB, टेक्स्ट कंट्रोल ब्लॉक नहीं, TCB बताया था मैंने, TCB। आई सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स शेड्यूलिंग ऑन PYQ बट सम प्रॉब्लम सिस्टम। ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। देखो PYQs जब भी आप ट्राई करते हो ना, आपसे कोई भी ऐसा नहीं होता है जिससे 100% PYQ पहली बार में बन जाएंगे। अगर आपसे 50 to 60% PYQ पहले अटेम्प्ट में बनते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सही हैं। कोई भी सब्जेक्ट किसी से भी पढ़ो, चाहे मुझसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो CO हो, CN हो, TOC हो, प्रोग्रामिंग हो, कोई भी हो, 50 to 60% का रेशो पहली बार के अटेम्प्ट करने पे आता है एक जनरल स्टूडेंट का। उससे ऊपर है तो बहुत बढ़िया, उससे नीचे है तो हाँ शायद हमें कंसेप्चुअली कहीं ना कहीं कमी है, पूरी की जा सकती है, फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर PYQ सॉल्व कर सकते हो 50-60% तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विष्णु जी, जो समीर खान जो हैं वो हमारे बैच मैनेजर हैं। ये जो सेशन है यूट्यूब के चैनल के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट। मेरा पहला क्लास है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बहुत प्रॉब्लम होगा बेटा। बाकी के पिछले लेक्चर्स अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो आप आज का लेक्चर कैसे समझोगे? मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बात करूंगा जो हमने पहले बात की हुई है। सर PYQ टफ लगते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने में। यार तुम एक चीज बताओ, वो गेट का क्वेश्चन है, गेट का, तो ऑफ कोर्स आपको हर एक क्वेश्चन तो आसान नहीं दिखेगा, पर हर एक क्वेश्चन मुश्किल भी नहीं दिखेगा। अच्छा मॉडरेट ये रहेगा। एग्जाम्स और लेक्चर कैसे मैनेज करें? अगर कॉलेज में एग्जाम आ रही है तो अभी लेक्चर को छोड़ दो, थोड़े दिन तक गेट का प्रिपरेशन जो है आप मत करो, पहले कॉलेज एग्जाम को ठीक से दे दो, अच्छा CGPA मेंटेन कर लो। जब आपके पास एग्जाम खत्म हो जाएगी, फुल डे मिलेगा आपको, कम से कम 15-20 दिन का, 1 महीने का जो समर ब्रेक होता है कॉलेज का, उसमें फिर आप बैकलॉग्स कवर कर लेना, सारे जितने भी छूटे हुए लेक्चर्स हैं वो पूरे कवर कर लेना। कल का लेक्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताइए, आप सब लोगों ने क्या थ्रेड के बारे में जो मैंने बेसिक नॉलेज दिया था वो पढ़ लिया था? मैं फिर से दोबारा से आप लोगों को ये बता देता हूं कि आपको मेनली 2 चीज़ें ही यहां से याद रखनी है।
बस जिससे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं और वो भी सालों पहले आए हैं, कई सालों से क्वेश्चन भी नहीं आया है यहां से। एक तो ये पेज और एक ये पेज, अगर आपने ये दो पेज याद रख लिए तो काम बन जाएगा। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, एक पॉइंट और बता देता हूं मैं जो यहां आपको याद रखना है कि कर्नल या कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर लेवल थ्रेड्स। इस पर्टिकुलर पॉइंट को ऐसे भी कहा जाता है कि कर्नल के लिए यूजर लेवल थ्रेड ट्रांसपेरेंट नहीं होते। मतलब कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है सब कुछ दिखना, यूजर लेवल थ्रेड नहीं दिखते। किसको? कर्नल लेवल थ्रेड को। एक पॉइंट है, उतना पॉइंट अगर आप याद रखेंगे काम चलेगा। ठीक है, अब जो आपके इधर उधर के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रिपरेशन रिलेटेड, उन प्रॉब्लम्स को हम एक एक करके सुलझाएंगे, पर अभी नहीं, अभी पहले टेक्निकल चीज़ों पे बात कर लेते हैं। कोर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, अभी सिस्टम कॉल जो है क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सिस्टम कॉल एक तरीका है जिससे कि यूज़र हो या दूसरी कोई प्रोग्राम हो या एप्लीकेशन हो आपका यूज़र लेवल का, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को कॉल करता है यूज़ करने के लिए उसकी सर्विस को। तो इट्स अ प्रोग्रामेटिक वे इन विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम कर्नल। कर्नल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई भी रिक्वेस्ट करनी है तो कौन करेगा? हम या कोई भी हमारी एक एप्लीकेशन करेगी, पर कैसे करेगी? सिस्टम कॉल के थ्रू। अब ऐसे बहुत सारे सिस्टम कॉल होते हैं अलग अलग टाइप के। उन सिस्टम कॉल के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी अगर नहीं भी है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं। पर एक दो सिस्टम कॉल ऐसे हैं जो अभी रीसेंट पास में भी और पहले भी देखे गए हैं, समथिंग लाइक फोक सिस्टम कॉल, उसके बारे में मैं बताऊंगा। पर सिस्टम कॉल कैसे काम करता है इसके बारे में भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। कहां पे? जब हम बात कर रहे थे डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन में जहां बात की थी वहां पे डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन में जब मैंने कहा था यूजर मोड और कर्नल मोड दो अलग अलग मोड होते हैं, बताया था ना मैंने। वहां पे बताया था कि सिस्टम कॉल होता है। तो देखो सिस्टम कॉल का कैसे काम चलता है। एक कोई प्रोसेस है जो यूजर स्पेस में अभी एग्जीक्यूट हो रही है और इसको कोई तो ऑपरेटिंग सिस्टम से काम है, तो ये क्या करेगी? ये रिक्वेस्ट करेगी किसका? यूजर स्पेस से ओएस की ऑपरेशन का। ठीक है, जैसे ही ओएस की रिक्वेस्ट करता है ये प्रोसेस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक इंटरप्ट जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या जाता है? एक इंटरप्ट जाता है। इसी चीज को ट्रैप टू ओएस भी कहते हैं। ट्रैप टू ओएस भी कहा जाता है इंटरप्ट भेजने को। अब ये इंटरप्ट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है तो क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। जी हां, तो सिस्टम का कंट्रोल ट्रांसफर होता है कर्नल पे, मतलब ओएस पे। इसका मतलब है कि यूजर मोड से अब कर्नल मोड में बात चली गई है। बात जो है यूजर मोड से कर्नल मोड में चली गई है। यहां से मोड चेंज हो जाएगा यूजर टू कर्नल मोड, तो यहां पे कर्नल मोड ऑन हो जाएगा। अब यहां कर्नल मोड में जब ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा तो वो चेक करेगा पहले कि ये जो ऑपरेशन इस पर्टिकुलर प्रोसेस ने मेरे को रिक्वेस्ट किया है ये वैलिड ऑपरेशन है कि बस एवं ही कर दिया है, ये इसका ऑथराइज्ड या वैलिड ऑपरेशन है या नहीं। अगर नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। एक ऑपरेशन का एग्जाम्पल बताता हूं मैं। क्या आपने कभी भी किसी दूसरे के कंप्यूटर सिस्टम पे लॉगिन किया है? जब कोई दोस्त के यहां आप अपना कंप्यूटर सिस्टम नहीं ले जाते और किसी दोस्त के कंप्यूटर सिस्टम पे लॉगिन करते हो तो वो क्या करता है ना, एक नया गेस्ट अकाउंट बना के और तुमको लॉगिन करवाता है। किया है कभी ऐसा? गेस्ट अकाउंट पे लॉगिन किया है? अंशुल बिल्कुल समझ में आएगी बात।
गेस्ट अकाउंट पे अगर लॉगिन करते हो ना, तो उस गेस्ट अकाउंट में क्या होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर की जो सर्विसेज हैं वो आपको अलाउड नहीं होती ना। मतलब आप नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, कोई सॉफ्टवेयर है उसको अनस्टॉल नहीं कर सकते, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो मान लो आपने गेस्ट अकाउंट में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं, उसमें एक ऑप्शन होता है गेस्ट अकाउंट बनाने का। तो अगर गेस्ट अकाउंट से आपने लॉगिन किया और वहां पे आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करी, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए जब ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि ये इंस्टॉल करूं कि नहीं करूं, मना कर देगा, भैया गेस्ट हो तुम, तुम्हारे पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो जो उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होके आगे बढ़ना था और वो प्रोसेस बोल रही थी कौन सी, वो EXE फाइल जिससे तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, वो EXE फाइल जिस पे डबल क्लिक करके तुम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, वो EXE फाइल एग्जीक्यूट होने आएगी, एक प्रोसेस बनेगी। जब वो प्रोसेस आगे बढ़ने लगेगी तब पता चलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि इस फाइल का जो एग्जीक्यूशन है ये अलाउड नहीं है, मना कर दिया जाएगा। वही बात है कि कभी कभी कुछ ऑपरेशन ऐसे कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट कर लेती है जो ऑपरेशन अलाउड नहीं होते हैं उसे। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ऑपरेशन कोई रिक्वेस्ट हुआ है तो चेक करेगा कि ये ऑपरेशन कैन बी डन और नॉट, ये ऑपरेशन कैन बी डन और नॉट। अगर ये ऑपरेशन हो सकता है तो कर्नल वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मतलब ओएस वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और फिर आउटपुट जो है वो यूजर प्रोसेस को दे देगा कि देखो हमने कर दिया है, ले आउटपुट ले लो। ऐसे ये सिस्टम कॉल चलता है। ठीक है सुमन, ये स्केलर टाइप का इंटरप्ट नहीं होता है, ये दूसरे टाइप का इंटरप्ट होता है, वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है ये। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन से सिस्टम कॉल आते हैं। बहुत सारे टाइप के सिस्टम कॉल आते हैं। अगर आप टाइप करोगे इंटरनेट पे सिस्टम कॉल इन यूनिक्स सिस्टम, तो इतनी सारी आपके पास अलग अलग टाइप की सिस्टम कॉल के फंक्शन आपको देखने को मिलेंगे जो आप अपने प्रोग्राम्स में लिख के भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पे हम एक सिस्टम कॉल जो है उसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। कौन सा है सिस्टम कॉल? फोक। ये फोक क्या करता है? ये फोक जो है, आप किसी प्रोग्राम के अंदर फोक फंक्शन कॉल लिखो तो ये फोक फंक्शन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है और बोलता है कि ये जो करंट प्रोसेस रन हो रही है इसकी एक और कॉपी बना दो जिसे हम चाइल्ड प्रोसेस कहेंगे। प्रोसेस की एक और कॉपी बना दी जाए। मल्टी थ्रेडिंग वाला केस नहीं है ये, मल्टीपल प्रोसेसेस, एक ही प्रोसेस की एक और कॉपी बन जाना, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, हां जी, तो ये क्या होगा? OS कैन रिजेक्ट सिस्टम कॉल इफ इट इज बिजी। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बिजी वीजी वाला सीन नहीं है यहां। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम कॉल को रिजेक्ट तब करेगा जब वो सिस्टम कॉल वैलिड नहीं होगा, अदरवाइज ऐसा कोई इंटरप्ट रिजेक्शन वाला केस यहां नहीं आता। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि यूजर प्रोसेस की बात माने और उसके डेजिग्नेटेड या आस्क्ड वर्क को करे, पूछे हुए काम को करे, पर वो तभी जब वो पूछा हुआ काम वैलिड है। अगर वैलिड नहीं है तो OS मना कर देगा। ठीक है, तो फोक सिस्टम कॉल क्या करता है? फोक सिस्टम कॉल अगर आपने यूज किया तो ये क्या करता है? एक नई प्रोसेस क्रिएट करा देगा जो कि क्या कहलाती है? चाइल्ड प्रोसेस कहलाती है। अब एक नई प्रोसेस अगर क्रिएट हुई तो इसका कोड, सर जिस भी प्रोग्राम में आपने फोक लिखा है उसी प्रोग्राम की ही एक और कॉपी बन जाती है, मतलब डुप्लीकेट कॉपी। सेम प्रोग्राम एज इट इज दूसरा प्रोग्राम का, उसी प्रोग्राम का एक और प्रोग्राम बन जाएगा, मतलब प्रोसेस वही है, उसकी एक और कॉपी बन जाएगी वही सेम कोड के साथ में, उसे कहेंगे चाइल्ड प्रोसेस। सर मेरा आज फर्स्ट डे है, लाइव देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं जी। चलिए अब देखो, चाइल्ड प्रोसेस अगर बनी है तो वो भी कॉन्करेंटली रन होती है किसके साथ में? जो भी पेरेंट प्रोसेस जिसने उसे बनाया है। तो एक प्रोसेस थी जिसने फोक फंक्शन कॉल किया या सिस्टम कॉल किया, जिसके थ्रू एक चाइल्ड प्रोसेस बनी, तो ये रही पेरेंट, ये रहा चाइल्ड, दोनों साइमल्टेनियसली नहीं साइमल्टेनियसली नहीं, कॉन्करेंटली रन होते हैं। सी लैंग्वेज, बिल्कुल सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में हम लिख के देखेंगे, पर उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। क्या आप में से किसी को पता है
साइमल्टेनियस पैरेलल वर्सेस कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन क्या होता है? पैरेलल एग्जीक्यूशन, जिसे हम साइमल्टेनियस भी कहते हैं, और दूसरा होता है कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। दोनों में अंतर क्या है? यू सेड डिफरेंस इन सीओए, पर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सीओए मुझसे नहीं पढ़ा है ना बेटा। पिछले वाला कोर्स जो है नहीं पढ़ा है, तो फिर भी समझाना तो पड़ेगा, है ना। और आपको क्या लगता है, जिसने सीओए पढ़ा उसको सब कुछ याद है? उसको सीओए का फुल फॉर्म भी याद नहीं होगा। ऐसे भी बच्चे हैं हमारी क्लास में। बताना तो पड़ेगा। क्यों? अरे सर पैसे दिए हैं आपको हमने। अरे हमारा ड्यूटी बनता है आपको समझाना, सीखिए, पर आपका भी ड्यूटी बनता है अपने आप की हेल्प करें करियर में। चलो समझाते हैं। अगर हम कॉन्करेंटली मीन्स एक के बाद दूसरा, अच्छा चलो मैं समझा देता हूं। बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि जब जब भी मैं ये दो टर्म यूज करूंगा फिर आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर ये ऐसा कैसे हो गया, वो ऐसा कैसे हो गया। अच्छा एक आप बात बताइए, आपकी करंट बैच में कितने कोर्सेस चल रहे हैं एक साथ? ओके, कट टू शॉर्ट मैं ही बताता हूं। चलो मैं अज्यूम करता हूं कि आपकी करंट वाली बैच में ओएस के साथ एक और दूसरा कोर्स चल रहा है, डेटा स्ट्रक्चर। अज्यूम कर लो कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास के साथ में एक और कोर्स चल रहा है, डेटा स्ट्रक्चर, है ना। एक मान लो, अज्यूम करो कि डेटा स्ट्रक्चर ओएस की क्लासेस एक दिन में आपकी एक एक लगती हैं। अब सुनो मेरी बात, क्या आप डेटा स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास एक साथ 4 से 6 देखते हैं एक ही टाइम पर? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? सर इंसान तो मैं एक हूं। वैसे तो इंसान गलत बोल दिया तुमको, बट मान लेते हैं सर मैं इंसान तो एक ही हूं। अब एक टाइम पे अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर देखूंगा तो ओएस कैसे देख पाऊंगा? नहीं देख सकता ना। हां, पर फिर भी तुम बोलते हो सर पैरेलली मेरी 2 क्लासेस चल रही हैं। नहीं, उसको पैरेलल नहीं कहते बेटा, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। अच्छा एक बात और बताओ, क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर्स पूरा खत्म हो रहा है पहले, उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर का पूरा कोर्स देख रहे हो? नहीं। फिर क्या, आपने एक थोड़ी देर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, फिर थोड़ी देर के लिए डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर। इंसान एक ही हो ना? हां जी। तो अगर कभी सीपीयू एग्जीक्यूशन करता है प्रोसेसेस का ऐसा कि पहले चांस मिला P1 प्रोसेस को कुछ देर के लिए। अब मैंने ऐसा नहीं कहा कि राउंड रॉबिन है कि बराबर Q टाइम के लिए ही प्रोसेस चलेंगी। कितनी भी देर के लिए P1 चल गया, उसके बाद P1 पूरा फिनिश नहीं हुआ, बट P1 को हमने प्रीएम्प्ट किया, और फिर P2 चला। P2 थोड़ी देर के लिए चला, P2 भी फिनिश नहीं हुआ, और इसको भी प्रीएम्प्ट करके फिर से P1 चलाया। फिर थोड़ी देर चला, प्रीएम्प्ट किया, P2 चला, फिर प्रीएम्प्ट किया, थोड़ी देर P1 चला, फिर P2 चला। इसको बोलते हैं कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस, कि प्रोसेसेस जो हैं उनका कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके दोनों आगे बढ़ रही हैं, पैरेलल नहीं चल रही हैं, बट एक सीपीयू पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए वही प्रोसेसेस थोड़ा थोड़ा चल के और आगे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। बट अगर आप पैरेलल एग्जीक्यूशन की बात करोगे तो आपके पास 2 सीपीयू चाहिए। 2 सीपीयू चाहिए। पहला सीपीयू P1 को एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा सीपीयू P2 को एग्जीक्यूट करेगा एक साथ उसी टाइम पर। जिस टाइम पर P1 रन हो रहा है उसी टाइम पर P2 भी रन हो रहा है। जैसे कि अभी राइट नाउ वी डू हैव 2 बैचेस रनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूं हिंदी बैच में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सत्या सर हैं हमारे जो पढ़ा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, इंग्लिश बैच में 4 से 6 पे 4 to 6 टाइम में। तो ये पैरेलल एग्जीक्यूशन है। हां, पर उसमें हो क्या रहा है, हमारे पास 2 अलग अलग टीचर हैं जो 2 अलग अलग स्टूडेंट्स को या अलग अलग सेट ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस।
सीपीयू, एग्जीक्यूशन पैरेलल, और ये होगा कॉन्करेंट, है ना। अब देखो बात ये आती है कि अगर कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन है तो इसको थोड़ा समझो। हम कोडिंग के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे अगले चैप्टर में, सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, मजा आएगा समझने में। P1 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस का कुछ तो इंस्ट्रक्शन रहा होगा, P1 प्रोसेस का कुछ तो इंस्ट्रक्शन रहेगा ना। यहां पे ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस है P1 प्रोसेस के, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। और P2 प्रोसेस है, उसके भी अपने इंस्ट्रक्शंस हैं ढेर सारे। जब हम कहते हैं कि हम कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि P1 प्रोसेस के कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट किए यहां इतने टाइम में, उसके बाद P1 को यहां कहीं बीच में प्रीएम्प्ट करना पड़ा। जब P1 प्रीएम्प्ट हुआ, इतना वो चल चुकी है। अब उसके बाद में P2 को चांस मिला, P2 के कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुए, कितने मुझे पता नहीं, बट कुछ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए इतने टाइम में। फिर वापस P2 को प्रीएम्प्ट किया और P1 को चांस मिला, P1 आया, एग्जीक्यूशन किया CPU पे, तो P1 के कुछ आगे वाले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए। फिर P1 प्रीएम्प्ट हुआ यहां पे और P2 के चांस मिला, तो उसने आगे वाले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए, ये एग्जीक्यूट हुआ। फिर P1 का चांस आया, फिर P2 का चांस आया, ऐसे करते करते प्रोसेसेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होंगी। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन मीन्स जैसे कॉन्करेंट शेड्यूल, अरे वर्ड सेम है, कॉन्करेंट मीन्स कॉन्करेंट, ऑफ कोर्स शेड्यूल इज सेम टू सेम थिंग, एग्जीक्यूशन का मतलब वही सेम चीज है। बात समझ में आई? कॉन्करेंसी का मतलब क्या है और पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है ना। तो जो मैंने यहां पे बोला है कि भैया आपने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दी, किसके थ्रू? फोक फंक्शन कॉल के थ्रू, और ये जो चाइल्ड प्रोसेस है वो भी कॉन्करेंटली रन करेगी, किसके? पेरेंट प्रोसेस के साथ में। मतलब कि पहले एक ही प्रोसेस थी अगर सिस्टम में, तो अब दो प्रोसेस हो जाएंगी, पेरेंट प्रोसेस अलग, चाइल्ड प्रोसेस अलग, दोनों अपने अपने हिसाब से जब जब जितना जितना जिसको रन करना है वो उतना उतना रन हो जाएगी, दोनों इंडिपेंडेंटली रन कर सकती है आराम से, ठीक है। हाउ डू वी नो हाउ मच ऑफ P1 और P2 गेट्स एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम? हमको नहीं पता चलेगा, वही तो मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि कितना P1 एक बार में चल पाएगी या कितना P2 एक बार में चल पाएगी, मैं कैसे नहीं पता कर सकता हूं? नहीं पता कर सकते, पता करने का भी नहीं। सर कोर या CPU या थ्रेड वी नीड इन पैरेलल एग्जीक्यूशंस? देखो राजकमल जी, आपको अगर पैरेलल एग्जीक्यूशन चाहिए तो आपको कम से कम 2 प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए। 2 प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो 2 CPU लगाओ या 2 कोर लगा दो, एक ही बात है। मल्टी थ्रेडिंग कर भी दी आपने मान लो, पर मल्टी थ्रेडिंग में एक से ज्यादा थ्रेड तो एक साथ रन नहीं कर सकता अगर CPU एक ही है तो। CPU अगर एक है तो मल्टी थ्रेडिंग लगाने के बाद भी पैरेलल एग्जीक्यूशन कैसे करोगे? पैरेलल नहीं हो सकता जब तक कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट ना हो। सानिया बोलती हैं व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मेकिंग चाइल्ड प्रोसेस? एडवांटेज ऑफ मेकिंग चाइल्ड प्रोसेस इज समथिंग समटाइम्स लाइक, मुझे एक काम को करना है, ये प्रोसेस भी वही काम करेगी, दूसरी प्रोसेस भी वही काम करेगी, बट 2 अलग अलग इनपुट पे, तो इसकी प्रोग्रेस इसके इनपुट के हिसाब से, इसकी प्रोग्रेस इसके इनपुट के हिसाब से, इसलिए हमें चाइल्ड प्रोसेस बनानी है। जो हमने कल बात की थी कि हम मल्टी थ्रेडिंग क्यों करते हैं, वो मल्टी थ्रेडिंग इसीलिए करते हैं ताकि हमें मल्टीपल प्रोसेस ना बनानी पड़े। सर फास्ट स्विचिंग होता है कॉन्करेंट दैट ओएस लाइक पैरेलल में चल रहा है? लक्ष्य बाबूजी, लगता है पैरेलल में चलता है बट है नहीं, कॉन्करेंट ही चलता है। चलिए फोक सिस्टम कॉल जो है वो कैसे काम करता है? आप क्या कर सकते हो बेसिकली, अपने किसी भी सी प्रोग्राम में, अब सी प्रोग्राम लिखने के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक वाली चीजें तो पता ही होंगी। वैसे मेरी मम्मी ने सिखाया है मेरे को कि ज़माने से उम्मीद करना बेकार है, बट मैं अपने स्टूडेंट से थोड़ी उम्मीद तो रख ही सकता हूँ, इतना तो पता ही होगा क्या होता है।
इतना ही बहुत है, ज़्यादा तारीफ मैं नहीं करूँगा अपनी। देखो क्या कहा मैंने। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग ये पोल के पीछे क्यों पड़े रहते हो? ये 2-4 पोल करने से तुम्हारी कोई प्रोफाइल वोफाइल इंप्रूव होती है, कुछ पॉइंट मिलते हैं या कुछ पैसे मिलते हैं? एग्जैक्टली वाई हैपन्स? तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग में ऐसा फोक स्टेटमेंट लिख देते हैं तो ये भी एक सिस्टम कॉल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ये फंक्शन जो हमने लिखा है फोक फंक्शन, फोक ऑफ कोर्स उसके बाद में कोई स्पेस नहीं है, याद रखिएगा। फोक के बाद तुरंत फंक्शन का ये और ये, तो ये क्या है, एक सिस्टम कॉल है जिससे क्या बनेगी, चाइल्ड प्रोसेस बनेगी। क्या बनेगी? एक चाइल्ड प्रोसेस बनेगी। अब ये चाइल्ड प्रोसेस जो है लीडर बोर्ड में दिखाना है इनको, पर लीडर बोर्ड पे, ये लीडर बोर्ड पे दिखने से होता क्या है, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस अगर आप लीडर बोर्ड पे दिखते हो अपने आप को? तो एक लीडर बोर्ड जनरेट होगा मार्च 2025 में या 26 में। उस लीडर बोर्ड पे अल्टीमेट ध्यान होना चाहिए। तुम किसी भी बड़े प्लेयर को देखोगे ना तो वो हमेशा कहता है कि मेरी टीम जीतना चाहिए, मेरे छोटे छोटे जो पर्सनल माइलस्टोन है इतना माइंड नहीं करते। दैट इज व्हाट द अल्टीमेट गोल ऑफ प्लेइंग एनी स्पोर्ट, टीम स्पोर्ट जो है वो। सेम चीज है यहां भी, पर्सनल माइलस्टोन से मतलब नहीं है, अल्टीमेट गोल है गेट एग्जाम, वो निकालना जरूरी है। सुनो अब क्या होगा। अभी मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो फोक फंक्शन अगर कॉल हुआ तो यही जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस की एक और कॉपी बनेगी। अब मेरे पास 2 प्रोसेस होगी, एक पेरेंट प्रोसेस ये वाली जिसने फोक फंक्शन कॉल किया, और दूसरी होगी चाइल्ड प्रोसेस जो इसी की एक कॉपी बनेगी। बट इसका एक और पॉइंट है जो यहां पे अब मैं लिखने वाला हूं। चाइल्ड प्रोसेस जब बनती है ना तो वो शुरुआत से एग्जीक्यूट नहीं होती, स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट नहीं होती। चाइल्ड प्रोसेस जब बनती है तब वो एग्जीक्यूट होती है वहां से जहां से वो बनी है। मतलब जिस फोक कॉल के बाद वो चाइल्ड प्रोसेस बनी है उसके आगे वो एग्जीक्यूशन शुरू करती है। तो चाइल्ड प्रोसेस स्टार्ट्स executing after the fork call which created it. What does it mean? मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं इस प्रोग्राम में, एक छोटा सा चेंज कर देता हूं। और ये छोटा सा चेंज जो है वो ये है कि मैंने यहां लिखा पहले प्रिंट एफ हेलो और यहां पे एक स्पेस दे दिया, ठीक है? हां जी, और उसके बाद फोक लिखा और उसके बाद प्रिंट लिखा। अब देखो होता क्या है, समझ लो पूरी बात पहले, उसके बाद इधर उधर के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो पूछ लीजिएगा। मैंने आपको सीओए में बताया, ओएस में नहीं बताया। मेरे ना टीचर एक कहानी कहा करते थे। मेरे टीचर बोला करते थे क्लासरूम में आके कि मैंने इतना बड़ा खरगोश देखा। फिर हम बच्चे बोलते थे सर इतना बड़ा खरगोश तो होता ही नहीं है। बेटा ये नीचे वाला हाथ तो लाने दो। तो जब आपका क्वेश्चन आए उसके पहले ये नीचे वाला हाथ आ जाने दो, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछिएगा तो फिर मुझे समझ में भी आएगा कि हाँ एक्चुअल में आपके सारे पॉइंट्स खत्म होने के बाद, मेरे सारे पॉइंट्स खत्म होने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना? चलो तो फिर समझो क्या है, समझो क्या है ये। क्या कहा मैंने कि जब फोक कॉल हुआ और इस फोक कॉल के बाद जब चाइल्ड प्रोसेस बनेगी, जब चाइल्ड प्रोसेस बनेगी उस फोक कॉल के बाद ही चाइल्ड प्रोसेस आगे एग्जीक्यूट होगी, उसके पहले शुरुआत से नहीं। तो देखो अभी तो पेरेंट प्रोसेस रन हुई, ये है पेरेंट प्रोसेस जो अभी रन हो रही है ना? पेरेंट प्रोसेस रन होगी, सबसे पहले ये क्या रन करेगी, सबसे पहला स्टेटमेंट ये। तो पेरेंट प्रोसेस ने सबसे पहले क्या किया, प्रिंट किया।
हेलो, है ना, कैपिटल एच के साथ कर दिया। पेरेंट प्रोसेस ने ये हेलो प्रिंट कर दिया, तो जो आउटपुट हमें दिखेगा वो आउटपुट में दिखेगा सबसे पहले HELLO दिख गया। उसके बाद पेरेंट प्रोसेस ने क्या किया, फोक कॉल किया। जैसे ही पेरेंट प्रोसेस ने फोक कॉल किया तो अब इसी प्रोसेस की एक और दूसरी कॉपी बनेगी, एक और रेप्लिका बनेगी, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड प्रोसेस। उस चाइल्ड प्रोसेस में होगा क्या, उस चाइल्ड प्रोसेस में इसी प्रोसेस का ही कोड आएगा। तो चाइल्ड प्रोसेस बन जाएगी, पेरेंट अलग चाइल्ड अलग। ये पेरेंट प्रोसेस इधर गई, चाइल्ड प्रोसेस भी इधर गई। अब ये एक एक करके रन होंगी। जी हाँ, पर आप ये बताइए, पेरेंट प्रोसेस यहां तक तो एग्जीक्यूट हो चुकी है। जी हाँ, उसके बाद पेरेंट प्रोसेस क्या चलाएगी, ये विश्वदीप सर प्रिंट करेगी। तो पेरेंट प्रोसेस आगे बढ़ेगी और यहां पे प्रिंट करेगी, क्या प्रिंट करेगी, विश्वदीप सर। अब चाइल्ड प्रोसेस कहां से एग्जीक्यूट होगी, क्या ऊपर से, ना रे बाबा ना। चाइल्ड प्रोसेस किस स्टेटमेंट के रन होने के बाद बनी है, इस फोक के रन होने पे बनी है। तो चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूशन कहां से शुरू करेगी, यहां से। जो फोक जिसने इस चाइल्ड को बनाया उसके आगे वाले स्टेटमेंट से ये एग्जीक्यूट होना शुरू होगी। तो होगा क्या, चाइल्ड प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट रन करेगी। फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने ये पॉइंट लिखा है कि चाइल्ड प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होती है जहां फोक कॉल आया था, जिस फोक कॉल ने उसे बनाया था उसके बाद से, शुरुआत से नहीं होती। तो जिस फोक कॉल ने चाइल्ड को बनाया उसके बाद ही ये स्टार्ट होगी। तो चाइल्ड प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट रन करेगी, वो भी प्रिंट वाला स्टेटमेंट। तो आउटपुट में क्या दिखेगा आपको, आउटपुट में मैं यहां लिख देता हूं, आउटपुट में एक बार आपको हेलो दिखेगा, उसके बाद स्पेस, फिर दिखेगा विश्वदीप स्पेस सर, और एक बार और विश्वदीप सर आपको दिखेगा, क्योंकि चाइल्ड और पेरेंट दोनों एक एक बार ये स्टेटमेंट चलाएंगे। यहां स्पेस ले लेता हूं, एक सर के बाद स्पेस है। तो ये एक बात तो आपको समझ में आई, एक बात तो आपको ये समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई जी, वो कि अगर फोक स्टेटमेंट चला, चाइल्ड प्रोसेस बनी, तो चाइल्ड प्रोसेस कहां से रन होना स्टार्ट होगी ये बताना चाहता था। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, यस और नो? आर यू गाइज ओके विद दिस पॉइंट कि चाइल्ड प्रोसेस जो है वो पूरी की पूरी प्रोसेस क्रिएट होगी और उसका एग्जीक्यूशन आगे जो होगा वो सिर्फ वहां से होगा जहां से फोक कॉल आया। चलिए, अब अगर इतना आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई है तो एक और पॉइंट अब हमें सीखने की ज़रूरत है कि ये जो फोक कॉल होता है, ये फोक कॉल जो है वो फोक कॉल जो है, राज सरकार जी आप ऐसा क्वेश्चन पूछ के, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉर्मल सी बात है। अगर प्रिंटएफ 2 बार चलेगा तो स्कैनएफ भी 2 बार चलेगा, 2 बार अलग अलग चल जाएगा। जो सेकेंड टाइम इनपुट आप डालोगे वो वेरिएबल में चले जाएगा। चाइल्ड प्रोसेस पूरी क्यों क्रिएट होती है, क्योंकि ये प्रोसेस क्रिएट होती है, इसलिए चाइल्ड प्रोसेस जो है वो प्रोसेस है ना, थ्रेड तो नहीं है। तो प्रोसेस है तो पूरी तो क्रिएट होगी, नई प्रोसेस बनेगी। चलिए, अब क्या हुआ, अब बात यह है कि ये जो फोक कॉल आपने किया है, ये फोक कॉल जो है इसमें क्या पैरामीटर्स जाते हैं। हमने तो कोई पैरामीटर नहीं डाला सर, कोई पैरामीटर नहीं डाला, नहीं। तो इस फोक कॉल के टाइम पे कोई पैरामीटर आपको देने की जरूरत नहीं होती है। और इससे रिटर्न वैल्यू क्या आती है, इससे रिटर्न जो वैल्यू आती है वो आती है एक वैल्यू। जी हां, वैल्यू क्या होती है, एक इंटीजर। अब ये इंटीजर वैल्यू किसको जाएगी सर, देखो ये फोक कॉल जो है इसकी वैल्यू दोनों को जाती है। दोनों को मतलब जिस पर्टिकुलर पेरेंट ने इसको कॉल किया उसको भी इसकी वैल्यू रिटर्न दिखेगी, और जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुई है उसको भी इसकी वैल्यू दिखेगी, पर अलग अलग दिखेगी। इसका क्या मतलब है सर
इसका ये मतलब है कि जब अगर फोक कॉल हुआ तो चाइल्ड प्रोसेस अगर बन गई तो चाइल्ड प्रोसेस को इस फोक कॉल का रिटर्न आएगा वैल्यू 0। क्या रिटर्न आएगा? 0। तो चाइल्ड प्रोसेस को ये फोक कॉल क्या रिटर्न करके देगा? 0। और पेरेंट प्रोसेस को ये फोक कॉल क्या रिटर्न करके देगा? पेरेंट प्रोसेस को फोक कॉल का रिटर्न जो आता है वो आता है एक इंटीजर वैल्यू जो कि है इस क्रिएटेड चाइल्ड का प्रोसेस का आईडी। तो जो चाइल्ड क्रिएट हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्रिएट की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाइल्ड को फोक कॉल का वैल्यू रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। और पेरेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रिटर्न करके देगा? जो चाइल्ड क्रिएट हुई है ना, इसका आईडी, जो क्रिएटेड चाइल्ड है उसका आईडी। तो ये देखो यहां पे मैंने दो चीजें यहां लिखी हैं, आप देखिएगा। अगर पैरामीटर है, नहीं है, एक इंटीजर वैल्यू ये रिटर्न करता है, इसको अभी आप इग्नोर करिएगा। 0 होता है रिटर्न टू द न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस, और पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न टू द पेरेंट और कॉलर द वैल्यू कंटेन्ड प्रोसेस आईडी ऑफ न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस। रुको 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 रुको। अब हैश इंक्लूड stdio.h समझ लेना कि लिखा है ऊपर। हाँ सर एरर आ जाएगी, stdio.h तो लिखा ही नहीं आपने। दूसरों की गलतियां तो निकालना बनता है बॉस। ये देखो बड़ा मजेदार प्रोग्राम है। क्या होगा? सबसे पहले यहां आए हम। अच्छा एक बात बताओ, अगर इफ के अंदर कुछ लिखा है तो पहले इफ की कंडीशन चेक होगी या अंदर का ये एक्सप्रेशन रन होगा? बताइए। जब इफ का रन करते हैं, इफ का स्टेटमेंट रन करते हैं, तो क्या पहले इफ का कंडीशन चेक करूं या पहले अंदर का एक्सप्रेशन रन करूं और एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे कंडीशन बनेगी? पहले अंदर का एक्सप्रेशन रन होगा। अब एक्सप्रेशन जो भी वैल्यू देगा या एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे इफ की कंडीशन चेक होगी। तो पहले मैंने अंदर का एक्सप्रेशन रन किया, ये वाला। तो इस एक्सप्रेशन को रन करने के बाद में मेरे पास दो प्रोसेस बन गई। तो जैसे ही मैंने पेरेंट का फोक कॉल किया, दो प्रोसेस बन गई। एक प्रोसेस आई पेरेंट और दूसरी आई चाइल्ड। अब बताइए इस फोक कॉल के लिए पेरेंट को यहां इसका रिटर्न्ड वैल्यू क्या मिलेगा? रिटर्न्ड वैल्यू मिलेगा एक पॉजिटिव वैल्यू। अगर पेरेंट के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू आया, ये वाली वैल्यू, तो इफ सम पॉजिटिव वैल्यू नॉन जीरो, इफ के अंदर जो दिखेगा वो दिखेगा क्या? पेरेंट जो चेक करेगा वो चेक करेगा इफ नॉन जीरो इंटीजर विच इज नथिंग बट विच इज प्रोसेस आईडी ऑफ चाइल्ड। ऐसा कुछ इफ के अंदर दिखेगा। अब बताइए अगर इफ के अंदर आपने नॉन जीरो वैल्यू दी तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाती है। ये इफ का बेसिक आइडिया है प्रोग्रामिंग जो हम सीखते हैं वहां पे। तो अगर इफ में अंदर आपने नॉन जीरो वैल्यू दी, कंडीशन ट्रू हो गई, हम इफ के अंदर गए, ये प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? हेलो। ओ हेलो, हम आ गए। हो गया इतना? अरे भैया ये लूप नहीं है, इफ है, इफ, वाइल नहीं है। यहां पे चाइल्ड प्रोसेस के बाद क्या आएगा? चाइल्ड प्रोसेस के पास इस फोक का रिटर्न आएगा 0। इफ 0, क्यों? क्योंकि चाइल्ड को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रिटर्न करके देगा? फोक का 0। तो अगर इफ 0 आया, कंडीशन फॉल्स, ये बाहर हो जाएगी, नथिंग प्रिंटेड, ये कुछ प्रिंट नहीं करेगी। वहीं एंड हो जाएगा, खत्म होगी बात।
हो गई बात समझ में आई? फर्स्ट पेरेंट रन होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पेरेंट ही रन होगा, कोई भी चल सकता है पहले। फोक के बाद वाली स्टेटमेंट रन होगी, सर फोक के बाद वाली स्टेटमेंट रन होगी, तो स्टेटमेंट रन कैसे होगी? यहां पे फोक जो है वो इफ के अंदर लिखा है, इस फोक के लिए पेरेंट को मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू और इसी फोक के लिए चाइल्ड को मिलेगा 0 वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये फोक जो है, दो प्रोसेस अगर बन जाएंगी तो दोनों प्रोसेस को अलग अलग वैल्यू रिटर्न करवाएगा। प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस के पास जाएगा 0 और पेरेंट प्रोसेस के पास जाएगा चाइल्ड प्रोसेस का आईडी, नॉन जीरो वैल्यू। तो इफ जब आपने फोक चलाने के बाद इफ चेक किया तो पेरेंट के लिए इफ की कंडीशन ट्रू, क्योंकि यहां पेरेंट चाइल्ड आईडी आया, और इफ की कंडीशन फोक चलाने के बाद में चाइल्ड प्रोसेस के पास आएगा कंडीशन फॉल्स। क्यों? क्योंकि फोक का वैल्यू 0 रिटर्न हुआ है चाइल्ड प्रोसेस के लिए। तो क्या होगा यहां पे? सिर्फ और सिर्फ इफ की कंडीशन ट्रू होगी पेरेंट के लिए, एक बार प्रिंट होगा हेलो एंड दैट्स इट। तो अगर यहां पे आउटपुट जो है देखेंगे हम, तो आउटपुट सिर्फ एक बार हेलो प्रिंट होगा, दैट्स इट। ठीक है? इज दैट ओके? चलो अब समझो जरा, यहां पे एक और चीज है। मान लो फोक कॉल किया गया और फोक की वजह से नया प्रोसेस नहीं बन पाया, चाइल्ड प्रोसेस नहीं बना पाया ओएस किसी एरर या कोई भी इशू की वजह से, तो क्या आएगा? एक नेगेटिव वैल्यू रिटर्न जाएगी। किसके पास में? फोक की पेरेंट प्रोसेस के पास में, जो प्रोसेस ने फोक कॉल किया था उसको। क्रिएशन ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेस वाज अनसक्सेसफुल, इस केस में नेगेटिव वैल्यू रिटर्न होगी, सिर्फ एक ही प्रोसेस रहेगी हमारे पास पेरेंट, चाइल्ड तो बन नहीं पाया। नॉन जीरो कैसे पता चला? एक बार वापस बताना, ये क्या लिखा है देखो, रिटर्न टू पेरेंट और कॉलर द वैल्यू कंटेंट प्रोसेस आईडी ऑफ न्यूली क्रिएटेड चाइल्ड प्रोसेस। किसी भी चाइल्ड प्रोसेस का आईडी रिटर्न होता है प्रोसेस को पेरेंट वाली। अब प्रोसेस का आईडी है तो वो तो नॉन जीरो ही वैल्यू रहेगी ना, जीरो थोड़ी हो सकती। अरुण कुमार जी, तुम्हारा कैलेंडर कहां है? चलिए अब एक ये क्वेश्चन, अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स द कोड फोक देन फोक, टोटल नंबर ऑफ वॉट एवर द क्वेश्चन इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन, इट इज 90 सेकेंड में आपको देता हूं, सॉल्व कीजिए। जब तक आप सॉल्व करेंगे मैं अपने लिए पानी लेके आता हूं, आई डोंट हैव वाटर टुडे विद मी। तुम नंबर भी डाल दोगे आंसर में तो कोई तकलीफ नहीं है तुम्हें, डोंट थिंक सो। पोल स्टॉप हो गया। ग्यारह सेकेंड, देखो आंसर जिन जिन को आते हैं उनको देखो आप, 12-12 सेकेंड 15 सेकेंड में आंसर आ गए, ऐसे कैसे? सुनो क्या होगा समझते हैं। सबसे पहले फोक चला। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना मेरा तरीका है कि मैं क्या करता हूं, मैं एक ट्री बना लेता हूं, प्रोसेस ट्री, कि किसने किसका और चाइल्ड बनाए, है ना। प्रोसेस ट्री बनाना बड़ा आसान होता है, मुझे वही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। सबसे पहले पेरेंट प्रोसेस आई पी,
इस पी प्रोसेस ने सबसे पहला फोक चलाया। इस पहले फोक पे मैं नंबरिंग कर देता हूं यहां पे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 फोक, ताकि मुझे याद रहे कि कौन से वाले फोक से कौन सी चाइल्ड प्रोसेस या कुछ प्रोसेस बनी। तो सबसे पहले इस पेरेंट प्रोसेस ने अपना एक चाइल्ड बनाया, आई एम गिविंग इट अ नंबर C1, फोक 1 के कॉल करने पे। तो फोक 1 जब कॉल हुआ तब चाइल्ड प्रोसेस बनी एक। अब चाइल्ड प्रोसेस बनी, ये वाला स्टेटमेंट तो दोनों का रन हुआ, पेरेंट का भी रन हुआ, चाइल्ड का भी रन हुआ। अब आप मुझे बताइए कि अब दोनों की दोनों प्रोसेसेस आगे बढ़ेंगी और ये दोनों स्टेटमेंट रन करेंगी। तो पी भी, पेरेंट प्रोसेस भी फोक नंबर 2, 3 कॉल करेगा, जी हां, और C1 जो चाइल्ड बना है वो भी आगे बढ़ेगा और फोक 2 और 3 कॉल करेगा, जी हां बिल्कुल करेगा। चलिए, तो पहले पेरेंट प्रोसेस को फोक 2 कॉल करवाते हैं। तो जब पेरेंट प्रोसेस ने फोक 2 कॉल किया तो अपना एक और चाइल्ड बनाया, C2। बन गया। अब ये जो C2 बना है इस पर्टिकुलर कॉल की वजह से बना है, जी हां, ओके। अब इस कॉल की वजह से अगर C2 बना है तो C2 और पेरेंट, ये प्रोसेस और C2 दोनों क्या करेंगी, ये वाला स्टेटमेंट दोनों रन करेंगी, जी हां। अभी पहले पेरेंट का रन करा देता हूं, फिर C2 पे वापस आता हूं। तो पहले पेरेंट ने अगर वापस से एक और फोक कॉल किया तो इसका एक और चाइल्ड बनेगा, C3, फोक नंबर 3 कॉल हुआ। तो फोक 3 कॉल होने के बाद पेरेंट का स्टेटमेंट और कुछ आगे नहीं है, C3 का कोई आगे स्टेटमेंट चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, खत्म। C3 के लिए इस पर्टिकुलर फोक 3 से क्या कॉल हुआ है, इससे ये चाइल्ड क्रिएट हुआ है C3, इसके आगे कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो C3 और पेरेंट दोनों कुछ रन नहीं करेंगे आगे, ठीक है। बट C2 इसकी वजह से क्रिएट हुआ था सर, तो C2 ये एक स्टेटमेंट रन करेगा, जी हां, C2 भी एक फोक कॉल चलाएगा। तो अपना फोक कॉल नंबर 3 की वजह से C2 भी अपना एक चाइल्ड क्रिएट करेगा, जो हम नाम दे देते C2 का चाइल्ड नंबर 1। है ना। फिर अभी C2 आगे बढ़ा, फोक नंबर 3 रन किया, हो गया, चाइल्ड क्रिएट हुआ, इसके आगे कुछ स्टेटमेंट नहीं है, C21 के आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, खत्म। इधर आए, C1 फोक 1 के कॉल पे आया था, C1 जो है ये 2 स्टेटमेंट चलाएगा, बिल्कुल चलाएगा। तो C1 ने जब फोक नंबर 2 चलाया, C1 ने जब फोक नंबर 2 चलाया तो अपना चाइल्ड क्रिएट किया, जी हाँ, मैं उसको नाम देता हूं C11, फोक नंबर 2 रन करने पे। अब दोनों ये आगे बढ़ेंगी, इसके बाद तो नंबर 3 रन करेंगी, C1 भी फोक नंबर 3 रन करेगा, चाइल्ड प्रोसेस C11 इसके बाद क्रिएट हुआ है तो अगला वाला स्टेटमेंट रन करेगा, तो ये भी अपना एक और चाइल्ड क्रिएट करेगा, C12, फोक नंबर 3 की वजह से। और C11 जो है पेरेंट बनेगा एक और चाइल्ड का 111 का, फोक नंबर स्टेटमेंट 3 की वजह से। अब देखिए टोटल प्रोसेसेस आपके पास कितनी आई हैं। टोटल प्रोसेसेस आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। टोटल 8 प्रोसेसेस आपने बनाई हैं। टोटल 8 नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपने बनाई हैं। उनमें से आपकी पहली वाली प्रोसेस जो पेरेंट थी, बाकी की सब चाइल्ड और उनके चिल्ड्रन हैं। तो एक पेरेंट, बाकी की सब चाइल्ड प्रोसेसेस, किसी न किसी की तो चाइल्ड है ही। तो हमारा आंसर जो आएगा 8 में से 7 चाइल्ड प्रोसेसेस आर क्रिएटेड, एक तो मेरे पास पेरेंट प्रोसेस थी ही। तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएटेड इज 7, एक पेरेंट प्रोसेस रहेगी। तो अगर यही क्वेश्चन आपसे यहां पूछा जाए कि अगर एक प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करती है फोक फोक फोक, लगातार फोक कॉल हो रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स, तो टोटल चाइल्ड प्रोसेस कितनी क्रिएट होंगी। तो मैं यहां लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो होंगी वो होंगी 2 पावर n,
उनमें से एक प्रोसेस होगी पेरेंट और बाकी की 2n-1 जो प्रोसेसेस होंगी वो होंगी चाइल्ड। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर जो आप टाइप करेंगे वो करेंगे 2n-1। फोक 2 का एक बार और बता दीजिए। ये रहा फोक 2, एक बार और देख लो, ये रहा फोक 2 लिखा मैंने। देखो जी, अगर ये फोक 1 चला, ये चला फोक 1, जी हाँ चल गया, इसने एक पेरेंट का एक चाइल्ड बनाया, ठीक है, तो चाइल्ड प्रोसेस आगे एग्जीक्यूट करना शुरू करेगी ना जहां से वो बनी है। जी हाँ, तो चाइल्ड प्रोसेस इस फोक के बाद बनी है तो ये 2 स्टेटमेंट रन करेगी, बिल्कुल करेगी। पेरेंट भी आगे बढ़ेगा तो वो भी ये 2 स्टेटमेंट रन करेगा, बिल्कुल करेगा। तो पेरेंट ने भी फोक 2 और फोक 3 कॉल करा, जी हाँ, चाइल्ड प्रोसेस C1 ने भी फोक 2 और फोक 3 कॉल किया, बिल्कुल किया। बट जस्ट बिकॉज फोक 2 की वजह से एक C2 बना, इधर फोक 2 की वजह से इस पेरेंट का चाइल्ड नंबर 2 बना, जी हाँ, तो ये दोनों पेरेंट आगे जब बढ़ेगी तो फोक 3 भी चलाएगी, चलाया, C2 ने भी फोक 3 चलाया, चलाया। जब चाइल्ड नंबर 1 फोक 2 चला देगी, ये वाला एक चाइल्ड बना, ये रहा चाइल्ड, ये रहा, तो जब C1 ने इस स्टेटमेंट पे एक चाइल्ड बनाया तो अगला वाला स्टेटमेंट दोनों प्रोसेस रन करेगी, C1 भी रन करेगी फोक 3 और C11 भी रन करेगी फोक 3। एक वेट फंक्शन के बारे में और बात करेंगे, क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन जो है गेट में आया था जिसमें वेट फंक्शन कॉल किया गया था विद नो एनी पैरामीटर नल। तो ये वेट फंक्शन क्या करता है? ये वेट फंक्शन ब्लॉक करता है कॉलिंग प्रोसेस को अंटिल वन ऑफ इट्स चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट्स। मतलब क्या कहता है कि अगर किसी पेरेंट ने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर दी है तो जब तक इसकी एक चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती ये पेरेंट प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ने देता। मतलब पहले चाइल्ड प्रोसेस को बढ़ने दो, उसके बाद ही पेरेंट प्रोसेस आगे बढ़ेगी। चाइल्ड प्रोसेस जब कंप्लीट होगी उसके बाद ही पेरेंट कंप्लीट होगा, ऐसा ये वेट बोलता है। तो जिसने भी वेट फंक्शन चला दिया वो अपने चाइल्ड के खत्म होने का वेट करता है। मतलब खाली सीक्वेंस फिक्स करना है कि पहले चाइल्ड प्रोसेस चलेगी उसके बाद पेरेंट प्रोसेस चलेगी। दैट्स द ओनली मोटिव ऑफ दैट वेट फंक्शन। समथिंग लाइक ट्रेन के लिए बोर्ड होते टाइम एक महानुभाव गए और अपना बच्चा भी साथ लेके गए। तो अगर एक महानुभाव जाते हैं अपना बच्चा भी साथ लेके जाते हैं तो वो ये बोलेंगे कि जब बच्चा ट्रेन में चढ़ जाएगा तभी मैं जाऊंगा, वरना अपने आप को रोकूंगा, अगर जगह है खाली तो भी पहले बच्चे को चढ़ाऊंगा ताकि वो पीछे ना छूट जाए। तो यही सिंपल सा केस है कि एक वेट फंक्शन कॉल जो है वो वेट करेगी, करवाएगी किसको? कॉलिंग प्रोसेस, मतलब जिसने वेट फंक्शन कॉल किया है उसको, जिससे कि चाइल्ड प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो आगे ना बढ़ पाए। आफ्टर चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट्स, पेरेंट कंटिन्यूज इट्स एग्जीक्यूशन एंड जो भी सिस्टम कॉल था वेट का उसके आगे से एग्जीक्यूशन चालू कर देगी। प्रियम्पशन नहीं होगी। प्रियम्पशन की बात नहीं की मैंने प्रियम्पशन की बात नहीं की बेटा। मैंने ये बात की है कि पेरेंट प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में चली जाएगी, चाइल्ड प्रोसेस बाकी दूसरी प्रोसेस के साथ में प्रीएम्प्ट होते होते कॉन्करेंटली आगे बढ़ सकती है, बट जब तक चाइल्ड प्रोसेस पूरी फिनिश नहीं होगी तब तक पेरेंट प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में रहेगी, वो आगे बढ़ नहीं पाएगी, आगे का कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। तो यहां पे एक क्वेश्चन आया था जो कि गेट 2014 का है। इस क्वेश्चन को वैसे प्रोग्रामेटिकली सॉल्व करने का कोई ऐसा बहुत बड़ा मोटिव था नहीं। आप चाइल्ड का या पेरेंट का या जो भी आप ट्री बनाओगे बना के भी इसको सॉल्व कर सकते थे, बिना उसके भी सॉल्व हो जाता एक छोटा सा लॉजिक लगा के। पर एक बार ट्राई ज़रूर करना इसको, एज अ होमवर्क आप ट्राई करो। मैं कल इसको सॉल्व कराऊंगा क्लासरूम में।
इसको ट्राई करिएगा, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, उसको ट्राई करना, मजा आएगा। अभी के लिए आप ये ट्राई करो। कितने टाइप की सिस्टम कॉल होती है? बहुत अलग अलग टाइप की सिस्टम कॉल होती है बेटा, जो आप अपने प्रोग्राम्स में एम्बेड कर सकते हो। एक बार सर्च करना ऑनलाइन, आपको मिल जाएगा। जितना हमें सीखना है हम सीख रहे हैं। फोर 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 थ्री, 4 3। अब मजा आया ना बीडू? अशोक कुमार जी बोलते हैं सिर्फ एक बार। अच्छा, आप सब लोगों को सी प्रोग्रामिंग तो आती है ना एटलीस्ट? क्योंकि मैं जो ये प्रोग्राम आपके सामने दिया हूँ, मैंने जो आपको ये प्रोग्राम दिया है, इसमें सी प्रोग्रामिंग काफ़ी डिटेल्ड में यूज्ड है, आई थिंक टू। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि 2 होना चाहिए, है ना? पर कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा रे? ऐसा कैसे गुंडा बनेगा रे तू? कैसे IITN बनेगा रे तू? चलो समझो, मैं 3 फोक कॉल हैं यहाँ पे, इनको नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 और 3। सब लोग, सबके सब लोग जो हैं वो पहले पेन पेपर नीचे रखो और सिर्फ इधर इधर कंसंट्रेट करो मेरे को, सिर्फ और सिर्फ मेरे पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिस कर दोगे अगर इधर उधर गए तो। पेन पेपर ड्रॉप, मुझे कोई दूसरी एक भी टाइपिंग नहीं चाहिए, जस्ट सुनते रहो। अगर मैं कोई पूछूं कि ये क्या आएगा, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ोर से बोल देना कि हाँ ये आएगा, मेरे कानों तक आवाज़ जाएगी अगर आप बोलोगे तो। घर वाले पागल समझ लेने ना, वैसे भी नॉर्मली भी समझते हैं, तो कुछ नहीं बोलना, बस सुनो समझो। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा ये बात, सो पूरा अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले चली पेरेंट प्रोसेस यहां से चली, इसने सबसे पहला फोक कॉल किया। तो पेरेंट ने जब पहला फोक कॉल किया, फोक कॉल नंबर 1, एक चाइल्ड प्रोसेस बनाई C1।
एक चाइल्ड प्रोसेस बनाई C1। अब जब पहली बार फोक कॉल किया है, नंबर 1 वाला चलेगा, लेफ्ट वाला पहले। ये सी प्रोग्रामिंग में रूल होता है कि अगर और के थ्रू दो एक्सप्रेशन आपने कनेक्ट करके लिखे हुए हैं तो सबसे पहले लेफ्ट वाला एक्सप्रेशन सॉल्व होता है। दैट इज द रूल। हमने पहले लेफ्ट वाला फोक नंबर 1 रन किया, फोक से एक प्रोसेस बन गई चाइल्ड प्रोसेस। इस पर्टिकुलर फोक के लिए पेरेंट को रिटर्न होगा एक पॉजिटिव वैल्यू जो कि ट्रू वैल्यू हम कहते हैं कंडीशन के हिसाब से, और चाइल्ड को रिटर्न होगी C1 को यहां पे 0। तो मैं यहां पे अभी का एक केस लिख देता हूं कि P1 के लिए अभी तक का जो सिस्टम चला है वो ऐसा है कि यहां पे एक कोई नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न हुई है फोक के लिए, और करके फोक नंबर 2 अभी लिखा हुआ है। ऐसा कुछ इफ की कंडीशन इसको समझ में आएगी, किसको? P प्रोसेस को। और चाइल्ड प्रोसेस के लिए क्या दिखेगा? इफ के बाद में सबसे पहला फोक चल चुका है, यहां पे आई है वैल्यू 0 और करके, और फोक कॉल अभी भी बचा हुआ है नंबर 2 का। ठीक है ना? अब सुनिए जरा, अगर हम और करके, अरे लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट कुछ भी चलेगा, दोनों में से पहले लेफ्ट समझ लो बस। अभी समझो पहले क्या बोल रहा हूं। अगर एक फोक कॉल आपने चलाया, इस फोक कॉल की कंडीशन आई ट्रू, नॉन जीरो मतलब ट्रू होता है, क्या आपको पता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। तो अब मैं पेरेंट की बात कर रहा हूं। पेरेंट के पास ये बात आई कि इसको ये नॉन जीरो मिला, पहला कंडीशन। अगर इसको पहला कंडीशन नॉन जीरो मिला, नॉन जीरो मतलब ट्रू, तो और के कंडीशन में अगर एक वैल्यू ट्रू आ गई है तो आगे की चीज चेक नहीं होती, आगे की कंडीशन चेक नहीं होती, जिसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? शॉर्ट सर्किट कहेंगे। तो यहां पे हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और क्या हो जाएगा? ये कंडीशन ट्रू, इफ कंडीशन पूरी की पूरी ट्रू। तो इसका मतलब है कि फोक नंबर 2 जो था वो रन नहीं हुआ पेरेंट प्रोसेस के लिए। फोक नंबर 2 रन नहीं हुआ, किसके लिए? पेरेंट प्रोसेस के लिए। क्यों? क्योंकि फोक 1 से ही कंडीशन ट्रू आई, ट्रू और एनीथिंग, वो एनीथिंग चेक ही नहीं होता है, सी प्रोग्रामिंग का रूल है। तो ये एनीथिंग चेक नहीं हुआ, फोक नंबर 2 नहीं चला पेरेंट प्रोसेस के लिए, और पेरेंट प्रोसेस के लिए इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, पेरेंट प्रोसेस जो है इफ के अंदर आ गया। पेरेंट प्रोसेस जो है इफ के अंदर आ गया। अगर ये पेरेंट प्रोसेस इफ के अंदर आ जाएगा तो अब पेरेंट प्रोसेस फिर से फोक चलाएगा नंबर 3, ये वाला, और एक और चाइल्ड बनाएगा C2। पेरेंट प्रोसेस अंदर आ गया, चाइल्ड बनाया फोक के थ्रू, चाइल्ड बनाया इस फोक के थ्रू एक और C2। अब पेरेंट भी ये स्टार प्रिंट करेगा, C2 भी ये स्टार प्रिंट करेगा, करेंगे ना दोनों। पेरेंट भी आगे बढ़ा, इसने स्टार प्रिंट किया, चाइल्ड C2 भी इस फोक के आगे बढ़ेगा, इसको प्रिंट करेगा स्टार को। इफ खत्म होने के बाद बाहर आए, ये तो किसी इफ एल्स में है नहीं, ये वाला स्टार तो किसी इफ एल्स में है नहीं ना, ये वाला तो किसी इफ एल्स में है नहीं। तो दोनों प्रोसेस जब ये स्टार प्रिंट करके आएंगे तो ये भी करेंगे, 2 बार स्टार प्रिंट होगा, ये भी स्टार प्रिंट हुआ, ये भी स्टार प्रिंट हुआ, दोनों प्रोसेसेस आगे बढ़ी। चाइल्ड भी यहां से रन हुआ तो स्टार प्रिंट किया, ये किया, पेरेंट भी आगे बढ़ी, उसने भी ये स्टार प्रिंट किया, ये स्टार प्रिंट कर दिया। तो चाइल्ड ये वाला इस फोक के थ्रू जो बना था वो, और पेरेंट जिसने पहला फोक कॉल चलाया था वो, अब आखिरी तक फिनिश हो चुके हैं। पर भैया पिक्चर अभी बाकी है, ये बचा हुआ है, ये C1 बचा हुआ है अभी। चलो ठीक है, इस C1 को देखते हैं। इस C1 के लिए जब पहली बार पेरेंट ने
फोक नंबर 1 चलाया था, यहां पे आया था कंडीशन 0 और फोक नंबर 2। तो सर जी अगर कंडीशन फॉल्स आती है पहले और के कंडीशन के लिए, तो हम और में आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंडीशन भी चेक करते हैं। एग्री करते हो कि भैया जी ये फोक कॉल जो है वो चलेगा C1 के लिए? क्यों? क्योंकि C1 के लिए ये फॉल्स हो चुका है पहला कंडीशन। अगर पहला कंडीशन फॉल्स हुआ है तो ये और के बाद का सेकंड कंडीशन चेक होगा। तो C1 फोक नंबर 2 चलाएगा। जी हाँ चलाएगा। जैसे ही C1 ने फोक नंबर 2 चलाया, C1 ने जैसे ही फोक नंबर 2 चलाया, ये वाला फोक 2 रन हुआ, C1 का एक और चाइल्ड बना। C1 का एक और चाइल्ड बना फोक 2 कॉल करने पे, और हमने इसका एक चाइल्ड बना C11 नाम दे दिया। अब C11 के लिए पेरेंट कौन है बेटा बताओ तो? C11 जब क्रिएट हुआ इस फोक कॉल के लिए नंबर 2 के लिए, पेरेंट कौन है? C1 पेरेंट है सर। तो जब ये फोक कॉल हुआ, इस फोक कॉल के लिए इसके लिए C11 को क्या जाएगा? 0 जाएगा। इसके लिए C1 जिसने इसको बनाया उसके लिए क्या जाएगा? इसका ID जाएगा। तो अब देखो सुनो जरा, अभी तक का जो ये केस था इसको आगे बढ़ाया हमने। C1 को क्या मिला? C1 को कंडीशन ऐसे देखने को मिली कि पहले तो 0 आया था पहली कंडीशन, और इस सेकेंड फोक के बाद C1 को जो रिटर्न होगा वो होगा कोई नॉन जीरो वैल्यू, C11 का आईडी। C11 का आईडी, और इस C11 को क्या देखने को मिलेगा? पिछली बार का ये तो 0 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हुआ, और करके इस फोक नंबर 2 की वजह से ये जो C11 बना है, इस C11 को मिलेगा फिर से 0, क्योंकि ये तो चाइल्ड प्रोसेस है। क्योंकि ये तो चाइल्ड प्रोसेस है। यस। तो क्या हुआ भैया, ये जो फोक है उसकी वजह से C11 बना। इस C11 को पहली बार में 0 मिला था, दूसरी बार में भी 0 मिलेगा क्योंकि ये चाइल्ड का चाइल्ड है। C1 को क्या मिला? यहां 0 था, इस फोक की वजह से जो C1 था वो पेरेंट बन गया, उसको इस C11 का आईडी नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। तो C1 प्रोसेस जो है उसको यहां से 0 यहां से नॉन जीरो, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्यों? 0 और नॉन जीरो कंडीशन ट्रू। C1 एंटर करेगा इफ में, बट C11 एंटर नहीं कर पाएगा इफ में। C11 जो है एंटर नहीं कर पाएगा इफ में। ठीक है, तो C11 इफ में एंटर नहीं किया, सीधा बाहर जाएगा। बाहर में एक स्टार है, C11 बाहर आया, एक स्टार प्रिंट करेगा, काम खत्म। C1 एंटर करेगा। जी हां C1 एंटर करेगा इफ के अंदर, और एक और फोक कॉल चलाएगा। तो C1 एक और फोक कॉल चलाएगा। कौन सा? नंबर 3। C1 ने नंबर 3 चलाया, अपना एक और चाइल्ड 1 2 बनाया। C1 आगे बढ़ेगा, एक स्टार प्रिंट करेगा इफ के अंदर का और फिर इफ के बाहर का। C12 इफ के अंदर का एक प्रिंट करेगा स्टार, और बाहर का स्टार प्रिंट करेगा। 2 2 4 2 6 2 4 8 और एक 9, 9 टाइम्स स्टार प्रिंट होगा। सुशील जी बिल्कुल कर सकते हो। बस इस क्वेश्चन के आगे आपको आसानी से सब कुछ समझ में आने लगेगा। ये क्वेश्चन आखिरी था फॉर सच काइंड ऑफ थिंग। चलो, अब मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो, एक प्रोग्राम खुद से रन करके देखो। होमवर्क क्वेश्चन।
नंबर ऑफ टाइम्स स्टार प्रिंटेड इज इक्वल टू व्हाट। जीपीके क्वेश्चन है ये, घर पे करो प्रॉब्लम। C12 को जीरो नहीं मिलेगी, मिलने दो। C12 को जब जीरो मिलेगा इस फोक की वजह से, यहां पे हमने इफ एल्स चेक ही नहीं किया है, तो जीरो भी मिलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आगे तो एग्जीक्यूट होगा। रोहित कुमार जी, कोई भी ऐसा सिस्टम कॉल नहीं है जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पिछले साल का या इस साल का जो क्वेश्चन आया है ना ये वाला गेट में, अगर आपको ये वेट नहीं भी पता था तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, आपको सेम आंसर आता जो बिना वेट फंक्शन के आ जाता। तो अगर नहीं भी पता होता, आपको सिर्फ फोक पता है तो भी काम बन जाता। तो इससे ज़्यादा हम पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेंगे। गेट एग्जाम ना काफ़ी एक्सपेक्टेड टाइप की होती है, उसमें टॉपिक्स जो है काफ़ी लिमिटेड ही होते हैं और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सर वाइल ट्रू में फोक चला देंगे तो सिस्टम हैंग हो जाता है, क्योंकि बेटा जी इतनी प्रोसेसेस अगर आप चला दोगे तो फिर कहीं ना कहीं थ्रेशिंग तो होगी। सर नारायण नोट्स नहीं रहते हैं, बाद में नोट्स बना, बिल्कुल बाद में ही नोट्स बनाने पड़ते हैं। चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा सिंक्रोनाइजेशन, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इसमें आपको डेली खूब सारा रिवीजन लगेगा, खूब सारा रिवीजन लगेगा, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ जो है वो आपको दिमाग में ऐसे एकदम टिप ऑफ द माइंड रखनी पड़ेगी, वरना गुड़ गोबर हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये गुड़ है कि गोबर है। राइट। फोक रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होता है क्या? ऑफ कोर्स, आप प्रोग्राम लिख के चला दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने प्रोग्राम लिखे हैं ये रियल में चला के देख सकते हो, आप आराम से देख सकते हो। अब सुनो, जब हम कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसेस की बात करते हैं तो प्रोसेसेस दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है बेस्ड ऑन कि क्या किसी प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेशन चाहिए या नहीं, या कोई एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से बात करती है या नहीं। अगर कोई एक प्रोसेस ऐसी है जो किसी भी दूसरी प्रोसेस पे ना तो डिपेंडेंट है, ना बात करती है, ना ही कुछ डिस्कशन कम्युनिकेशन होता है एक किसी प्रोसेस का किसी भी दूसरी प्रोसेस से, उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारी क्लास का वो एक स्टूडेंट स्कूल में जो चुपचाप अकेले अकेले आता है, कोने में बैठता है, बिना कोई बात किए अपना खुद का टिफिन खाता है, वापस घर चले जाता है, खुद के ही नोट्स लिखता है, ना तो अपने नोट्स किसी को देता है और ना ही किसी से नोट्स मांगता है, क्योंकि ये छुट्टी ही नहीं लेता है, पूरे साल स्कूल आता है, चाहे बीमार हो बारिश हो। 3 बच्चे अगर स्कूल आते हैं ना, उसमें से एक ये हमेशा रहता है, ये पहले दिन भी स्कूल आता है, लास्ट डे भी स्कूल जाता है, एग्जाम के दिन भी पहुंच जाता है, एग्जाम के पहले भी पहुंच जाता है, छुट्टियों में भी पहुंच जाएगा। वो बच्चा जो किसी से कोई डिस्कशन नहीं करता, ना ही किसी पे डिपेंडेंट है और ना ही किसी और को अपने आप पे डिपेंडेंट रखता है, उसे क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो एक ऐसी प्रोसेस जो कि किसी भी प्रोसेस से कोई डिस्कशन नहीं करती है या कम्युनिकेशन नहीं करती है कंप्यूटर सिस्टम में, उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। The processes which do not communicate with other processes, वो सारी प्रोसेसेस जो कि दूसरी प्रोसेस से कोई कम्युनिकेशन नहीं करती है, उसे कहा जाता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। फिर बात आती है कोऑपरेटिंग, या दूसरा नाम है कोऑर्डिनेटिंग या कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस। ये वो प्रोसेसेस हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी ना किसी एक प्रोसेस से कम्युनिकेट करती हैं। अब कितनी देर के लिए करेगी फिक्स नहीं है, किस प्रोसेस से करेगी फिक्स नहीं है, एक ही से करेगी या सबसे कर सकती है
कुछ फिक्स नहीं है, बट करती जरूर है कम से कम एक किसी प्रोसेस से कम्युनिकेट। अब ये कम्युनिकेशन का मतलब क्या है सर? कम्युनिकेशन का मतलब है जैसे तुम बातें करते हो तो क्या करते हो, कुछ शब्द सामने वाले को सुनाते हो, मतलब कुछ डेटा तुमने भेजा अपने दिमाग का उसके पास, या उसका डेटा तुमने रिसीव किया, तो कोई भी वैल्यू इधर से उधर गई या उधर से इधर आई, उसे क्या कहेंगे? बात हुई, कम्युनिकेशन हुआ, राइट? ठीक है, समझ में आई ये बात क्या कहा है? तो ये एक सिंपल सी बात है कि एक ऐसी प्रोसेस या वो सारी प्रोसेसेस, द प्रोसेसेस विच कम्युनिकेट विद अदर प्रोसेस लिखा मैंने ब्रैकेट में एस, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो एक प्रोसेस से या दूसरी मल्टीपल प्रोसेसेस से कोई एक प्रोसेस कम्युनिकेट करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग या कम्युनिकेटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो हम स्कूल में थे, मैं जाता था स्कूल तो अपना एक दोस्त, मतलब मेरा एक दोस्त मेरे घर आता था, पहले वो घर आता था, फिर हम दोनों साइकिल अपनी अपनी साइकिल से जाते थे, पर स्कूल साथ में जाएंगे, हम वेट करते थे, चाहे असेंबली मिस हो जाए, मार पड़ जाए, पर साथ में ज़रूर जाएंगे, वापस आते वक्त भी साथ में आते थे। बिल्कुल, कहीं मेरा लेक्चर मिस हो गया तो मैं उसके नोट्स भी मांग के लाता था, जब उसका लेक्चर मिस हो जाता था तो मैं अपने नोट्स भी देता था। अब अपने दोस्त तो सारे के सारे बड़े स्पेशल डैश 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 होते हैं, है ना, कि मान लो एक लेक्चर उसका मिस हो गया, ठीक है, उसने मेरे नोट्स मांगे, मैंने दे दिए, अब कल चेक कराने की बारी आई, मैं वेट कर रहा हूं कि ये आएगा आएगा आएगा, स्कूल भी नहीं आया, ना घर आया, और मेरे नोट्स भी उसके पास रह गए। टीचर ने बोला कहाँ है नोट्स? सर वो उसको दिए थे, वो खुद भी नहीं आया, नोट्स भी नहीं लाए। झूठ बोलते हो तुम, पिटाई होगी तुम्हारी। सो व्हाट एम आई सेइंग हियर इज कि अगर मैं किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं, किसी को अपना डेटा या अपने नोट्स शेयर कर रहा हूं, या किसी से नोट्स मांग रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं कोऑर्डिनेटिंग टाइप का प्रोसेस हूं। सिमिलरली कोई प्रोसेस अगर कम्युनिकेशन करती है किसी दूसरी प्रोसेस से, तो क्या होगा? उसे हम कोऑर्डिनेटिंग या कम्युनिकेटिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब बात यह आती है कि हम ये डिस्कशन कर क्यों रहे हैं? डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं रोज स्कूल जाऊंगा, मुझे किसी के नोट्स ना तो लेने हैं ना किसी को नोट्स देने हैं, किसी के लिए ना तो स्कूल के पहले वेट करना है और ना ही स्कूल से रिटर्न आने के लिए वेट करना है। अगर ऐसा है तो मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से स्कूल आ जा सकता हूं, नोट्स लिख सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है। बट अगर मैं किसी पे डिपेंडेंट हूं नोट्स के लिए, या मुझ पे कोई डिपेंडेंट है नोट्स के लिए, तो बातों में क्लैरिटी ज़रूरी है। वो क्लैरिटी क्या? जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैंने उसको नोट्स दिए, उसका प्लान था कि वो कल स्कूल नहीं आएगा क्योंकि उसको कोई इवेंट में जाना था, पर उसने मुझे बताया नहीं, तो मैंने उसको नोट्स दे दिए। अगले दिन जब स्कूल में गया, टीचर ने पूछा अरे सर ये तो आया नहीं। सर बोलेंगे उसने तो कल ही मेरे को एप्लीकेशन दी थी लीव की, तुम्हें नहीं बताया। गलत बात, बताया होगा, तुम्हारे नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है इसलिए तुम घर छोड़ के आ गए, गलत झूठ बोल रहे हो तुम। इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप। क्या बोलते हैं इसे? कम्युनिकेशन का गैप क्रिएट हुआ। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं और मेरा दोस्त जो है एक साथ सामंजस्य में नहीं थे, एक साथ एक सिंक में नहीं थे। एक और एग्जाम्पल बताता हूं जो तुम में से मैक्सिमम लोगों के साथ हुआ होगा। मान लो हो गई शुरू गर्मी की छुट्टियां, है ना, होता था ना बचपन में, समर वेकेशन मिलते थे, अब खेलने जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है ग्राउंड पे। जी हाँ, एग्जाम खत्म हो गई। जी हाँ, दोस्तों ने सोचा चलो 4 बजे ग्राउंड पे मिल जाएंगे। ओके, 4 बजे सबके सब ग्राउंड पे मिलेंगे, ठीक है। अब बात ये हुई कि सबने सिंक कर लिया कि 4 बजे ग्राउंड पे मिलेंगे, पर ये डिसाइड नहीं किया कि कौन से ग्राउंड पे जाना है। अब आधी टीम ग्राउंड नंबर 1 पे पहुंच गई, आधी टीम दूसरी तरफ ग्राउंड नंबर 2 पे पहुंच गई। 2-4 लोग इधर हैं, 2-4 लोग इधर हैं।
क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि सब आपस में कम्युनिकेटेड थे, कम्युनिकेट करना चाहते थे, कर भी रहे थे, पर कम्युनिकेशन में आपस में सामंजस्य नहीं था, सिंक नहीं था कि कौन से वाले ग्राउंड पे जाना है। अब दो चार उधर चले गए, दो चार इधर चले गए, ये वाले यहां वेट कर रहे हैं, वो वाले वहां वेट कर रहे हैं, बैट इनके पास है, बॉल इनके पास है, दोनों ही क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, दोनों ही टीम क्रिकेट नहीं खेल पा रही। मोबाइल फोन भी नहीं होते थे उस टाइम पे कि फोन लगा दे तो भाई इधर आ जाना या वहां आ जाना। तो अगर कोई कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में, तो उस कम्युनिकेशन में क्या होना जरूरी है? सिंक होना जरूरी है। दोनों आपस में सिंक करेंगे कि कितनी बजे ग्राउंड पे मिलना है, कौन से ग्राउंड पे मिलना है, बराबर ये तय होना जरूरी है। अगर ये तय नहीं हो पाया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ऐसी। सेम चीज होती है किसमें? यहां पे भी, कि अगर कंप्यूटर सिस्टम में दो ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस हैं, आपस में बातें करती हैं, और आपस में बातें करते टाइम उनके बीच में सिंक नहीं है, उनके बीच में सामंजस्य नहीं है, वो एक जैसा सोच नहीं पा रही हैं या एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यस, क्रिएट होगी, बराबरी से होगी। तालमेल, बराबर, बहुत सही शब्द बोला, तालमेल नहीं है, सही तालमेल बैठाना जरूरी है। तो ये तालमेल बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तालमेल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बिठाता है बॉस, और इस तालमेल बिठाने को ही कहा जाता है प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन। क्या बिठाया जाता है? तालमेल। और इस तालमेल बिठाने को ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सिंक्रोनाइजेशन। कौन करेगा ये? जो कम्युनिकेशन कराता है। अब दो प्रोसेसेस जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है, उसका कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, प्रोसेस डायरेक्टली नहीं करती है। तो अगर कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन दोनों के बीच में जो आपस में बातें करने वाली प्रोसेसेस हैं, इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना पड़ेगा, और इस तालमेल बिठाने को कहा जाता है प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन। तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आपको यह बात तो समझ में आई कि वर्ड सिंक्रोनाइजेशन या प्रोसेस का सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है। नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, मैं यहां पॉइंट लिख देता हूं। सिंक्रोनाइजेशन इज नीडेड बिटवीन communicating processes to get expected result out of their execution। तो अगर वो एग्जीक्यूट हो रही हैं कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस, तो उनके एग्जीक्यूशन के बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही आए, इधर उधर का ऐसा रिजल्ट ना आ जाए जो एक्सपेक्टेड नहीं था। इसके लिए सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। किसके बीच में? प्रोसेसेस के बीच में, वो भी तो वो वाली जो कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस हैं। ठीक है, चलिए अब बात ये करेंगे कि अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं लगाया प्रोसेसेस के बीच में कंप्यूटर सिस्टम में, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो क्रिएट हो जाती हैं। तो ये कुछ 3 ऐसे इश्यूज हैं जो विदाउट सिंक्रोनाइजेशन होते हैं। पहला होता है इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, दूसरा होता है लॉस ऑफ डेटा, तीसरा होता है डेडलॉक। ये 3 प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं जब आप क्या करते हैं, इन कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं लगा पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कौन कौन सी? इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। इनकंसिस्टेंसी मतलब कि जो हमें कंसिस्टेंट डेटा मिलना चाहिए या कंसिस्टेंट वैल्यू मिलनी चाहिए थी, वो मिली नहीं। कोई डेटा जो था वो लॉस हो गया, लॉस ऑफ डेटा। डेडलॉक ऐसी चीज़ है जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं, मैं जब बताऊंगा आपको समझ में आएगी। और वैसे भी आप तो प्रो लोग हो, चैंपियन लोग हो, कहीं ना कहीं वर्ड तो सुन के आते ही हो, है ना? वर्ड तो सुन के आते ही हो कि हाँ डेडलॉक कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, आप लोगों ने सुना होगा, तो आप आराम से शायद जानते भी होंगे क्या होता है डेडलॉक। नहीं तो मैं बताऊंगा कि क्या होता है।
चलो, अब बात क्वेश्चन में यह आता है कि क्या पूरी प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत लगती है? नहीं। दो मैं बताता हूं, बड़ा सिंपल सा एक फंडा है जो बहुत आसान है, मैं बताता हूं। मैं अपनी ही लाइफ का एग्जाम्पल देता हूं। मैं और मेरा एक बचपन का दोस्त, दोनों मिलके हम लोग ना, एक्चुअली हम तीन लोगों का एक अच्छा सा छोटा सा ग्रुप था। हम तीन लोग जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दिन के जो हैं साथ में प्लानिंग करते थे, ऐसी कि खेलने भी साथ में जाएं, पढ़ने भी साथ में जाएं। तो ये 10th क्लास की बात है, जब हम स्कूल जाते थे साथ में जाते थे। तो वो दोनों पहले मेरे घर पहुंचते थे, फिर हम तीनों मिलके अपनी अपनी साइकिल से स्कूल जाते थे, साइकिल से, बाइसिकल वाली। फिर वापस आते थे स्कूल से, 1 बजे घर पहुंचते थे, तो अपने अपने घर चले जाते थे। अब जब हमें स्कूल जाना है और स्कूल में रहना है ऑल टाइम, तब हम आपस में सिंक रहेंगे कि यार चल अब पानी पीने चलेंगे, चलो अब लंच कर लेते हैं, लंच के बाद ये गेम खेलेंगे, खेलने के बाद तुरंत क्लास जाएंगे, तो साथ में चले जाएंगे तीनों के तीनों, है ना। वापस आएंगे, जब छूटेंगे ऑफ कोर्स किसी को कुछ काम है, किसी से कुछ बात करनी है या एटसेट्रा एटसेट्रा, साथ में ही निकल जाएंगे, तीनों सिंक में एक साथ निकलते हैं, 1 बजे घर पहुंचते हैं। अब जब 1 बजे वापस घर आते हैं या लंच करते हैं, अब ये वाला जो टाइम है वो अपना पर्सनल है। 1 से लेके 4 बजे तक का टाइम हम तीनों का अपना अपना था, इसमें कोई सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं थी। मतलब मैं अपनी मर्जी से थोड़ी देर रेस्ट करके लंच कर सकता था, अपनी मर्जी से तुरंत लंच करने बैठ सकता था, अपनी मर्जी से लंच स्किप भी कर सकता था। मेरे को ये बात मेरे 2 दोस्तों को बताने की जरूरत नहीं। यही बात जो है अपने दोस्तों को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मतलब है? वो अगर वो बोलेगा मैं 1:30 पे एग्जैक्टली लंच करने बैठूंगा, तब मैं भी करूं। भैया ये बाबू सोना वाला काम अपने से ना होगा। एग्जैक्टली वो बोलेगा कि 1:30 बजे एग्जैक्टली मैं लंच करने बैठूंगा, तू भी उसी टाइम पे बैठना, नहीं ना। वो मेरा इंडिपेंडेंट टाइम है। मैं 1 से 4 के बीच में लंच करूं, सो जाऊं, अपना होमवर्क लिखूं, मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, गेम खेलूं, पापा से बात करूं, घूमने निकल जाऊं, क्या जो भी करना है मेरे को करना है। वो 4 बजे तक अपना काम करेगा जो भी करना है, क्योंकि 4 बजे तो फिर से मेरे घर इकट्ठा होना है। क्यों इकट्ठा होना है? क्योंकि 4 से 6 हमको गेम खेलना है। मेरे घर में आके और गेम खेलेंगे 6 बजे तक, फिर 6 बजे जाएंगे ट्यूशन। हमारी ट्यूशन मेरे जस्ट घर के ऊपर वाली ही घर पे ट्यूशन लगा करती थी मैथ की, तो हम वहाँ 6 बजे ट्यूशन चले जाते थे। तो जो ट्यूशन और खेलने वाला टाइम है फिर से सिंक कर लिया। अब 7 बजे फ्री हुए, वो अपने अपने घर में अपने घर। 7 बजे से 10 बजे तक का टाइम उसका अपना, हमारा अपना। उसको सिंक करने की जरूरत है नहीं। तो सिंक करने की जरूरत कितनी है? सिंक करने की जरूरत सिर्फ उस टाइम पे है जब हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। रिमेनिंग टाइम सिंक करने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग टाइम जो है वो सिंक करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पीएस था बेटा, ये पीएस नाम की चीज ना बहुत लेटेस्ट है। हम बहुत पुराने, लगता नहीं हूं पर मैं बहुत बड़ा हूं। हमारे टाइम पे ना वो हाथ वाला वीडियो गेम आता था, और वो भी किसी ने किसी एक के पास होता था पूरी सिटी में। तो अब देखो, सुनो क्या होता था। होता ये है कि जब भी मेरा जो फुल डे शेड्यूल है, उस फुल डे शेड्यूल में मेरे स्कूल का टाइम उनके साथ सिंक्ड है, ठीक है। इवनिंग में 4 से 7 PM का टाइम उनके साथ सिंक्ड है। बचा हुआ टाइम ऐसा है जो इंडिपेंडेंट है, उसको मुझे सिंक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें मुझे उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं करना। ना मेरे घर में फोन कॉल है, ना ही कोई मोबाइल है, ना लैंडलाइन है, कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ। अगर है ही नहीं कुछ तो सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ जरूरत पड़ती है प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में। जब प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट होती है, तो क्या पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोसेस का हर एक इंस्ट्रक्शन दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेशन के लिए इन्वॉल्व होता है? यस नो, जल्दी बताओ। मान लो एक प्रोसेस है, मान लो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है इसके ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। मेनी इंस्ट्रक्शंस आर देयर इन दिस प्रोग्राम और दिस प्रोसेस। अब इन सारे इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन क्या दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेशन में रहेगा? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि क्या मुझे
हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना है? अगेन नहीं। क्यों नहीं? सर जो इंस्ट्रक्शन ऐसा है जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है, बस उसी को सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, बाकी को नहीं। फिर से रिपीट करता हूं, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस में से वही इंस्ट्रक्शंस जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं दूसरी प्रोसेस से, उन इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन पे सिंक्रोनाइजेशन लगेगा, बाकी पर नहीं। तो सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। मान लो ये ऐसा पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं ऑफ प्रोसेस which are involved in communication with other process। मैंने अभी आइडेंटिफाई किया और पता किया कि ये इतने सारे इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जो कि इन्वॉल्व हैं किसी दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेशन करने के लिए, रिमेनिंग नॉट। जो रिमेनिंग हैं आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी कम्युनिकेशन। तो कोई भी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व्ड नहीं है। कौन? बाकी के सारे इंस्ट्रक्शन। तो जितने इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्ड हैं कम्युनिकेशन के लिए, इन पे लगेगा सिंक्रोनाइजेशन, जरूरत पड़ेगी। These instructions will need synchronization। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इंस्ट्रक्शन को सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत लगेगी, बाकी को नहीं। जिन भी इंस्ट्रक्शंस को सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत लगेगी, ये वो पार्ट है जिसको हमें इस पूरे चैप्टर में, सिंक्रोनाइजेशन वाले चैप्टर में एक्चुअल में कंसंट्रेट करना है, इसी पे ध्यान देना है, बाकी को छोड़ दो। बाकी इंस्ट्रक्शन से हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में बात करना चाहते हैं प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन की, और सिंक्रोनाइजेशन सिर्फ इनको लगता है। जिन जिन को सिंक्रोनाइजेशन लगेगा उनके बारे में हम बात करेंगे। आई विश मैं भी ऐसा कुछ कर पाता कि बस जितने सीरियस स्टूडेंट हैं वो मेरे पास निकल के आ जाते और मैं उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करता, बाकी फालतू बात करने वाले लोगों को साइड लाइन कर देता कि उन पे कॉन्सेंट्रेट ही ना करूं। पर ऐसा होता नहीं है, आते सब हैं और कुछ तो भी बातें करते रहते हैं यहाँ। कोई यूनिवर्सिटी की बात करता है, कोई दूसरे कोर्स की बात करता है, कोई कुछ करता है, कुछ भी बातें करते हैं, कुछ भी जो मर्जी आ जाए लिख देते हैं। सर तो आ नहीं रहे हमारे यहाँ देखने के लिए, हम कहाँ से क्या टाइप कर रहे हैं। सर को तो ये भी नहीं पता है कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, अपना घर भी नहीं पहुँच पाएंगे सर, तो कुछ भी बोलो चलेगा। अरे सीरियस हो जाओ रे, तुम्हारा ही करियर है, तुमको जॉब मिलेगी, मेरी है मेरे पास, तुमको पैसा मिलेगा, तुम्हारी जॉब मिलेगी, तुमको इज्जत मिलेगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सीरियस हो जाओ थोड़ा। वापस आते हैं पॉइंट पे और सुनो ज़रा कि प्रोसेस के जितने इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें से मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ इन इंस्ट्रक्शंस पे है जिन इंस्ट्रक्शंस को कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होना है, क्योंकि उन्हीं को ही सिंक्रोनाइजेशन लगेगा। ये मेरे लिए बहुत क्रिटिकल पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में अगर देखूं तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोसेस का ये बहुत क्रिटिकल वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसको बड़े अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी, वरना ये प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए प्रोसेस का वो वाला पार्ट जो कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व रहता है, जिसको सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत लगती है, उसे कहा जाता है क्रिटिकल सेक्शन। उसे कहा जाता है क्रिटिकल सेक्शन।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि क्रिटिकल सेक्शन की खाली ये डेफिनेशन ही लोग पढ़ाते हैं, किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या बोला। हाँ, बस कोड का ऐसा सेगमेंट जहां से शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस होते हैं। क्या क्या मतलब क्या है इसका? कोर समझो क्या बात कर रहा हूं मैं। पूरी प्रोसेस के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, उनमें से सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन जो दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेशन के लिए एग्जीक्यूट होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, इन पे सिंक्रोनाइजेशन लगाना पड़ता है ओएस को। और वो सिंक्रोनाइजेशन अगर इन्हें चाहिए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत क्रिटिकल पार्ट है पूरी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का। इसीलिए इसको कहा जाता है क्रिटिकल सेक्शन। इसीलिए इस पार्ट को क्या कहा जाता है? नाम से बोला जाता है ये प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन है। क्यों है प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन? क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसमें प्रोसेस ऐसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाली है जो कि कम्युनिकेशन करेंगे, जो कि सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत जिन्हें महसूस होगी। इसलिए इस पार्ट को क्या कहा जाता है? इस पार्ट को कहा जाता है क्रिटिकल सेक्शन। क्यों इसको क्रिटिकल बोला गया? इस ही पार्ट को क्यों क्रिटिकल बोला गया? क्योंकि ये वो पार्ट है प्रोसेस का, इंस्ट्रक्शन वाला प्रोसेस का वो पार्ट है ये जहां पे प्रोसेस कम्युनिकेट करना चाहती दूसरी प्रोसेस से। बाकी के पार्ट में प्रोसेस का कोई कम्युनिकेशन नहीं है दूसरी से, इंडिपेंडेंट पार्ट है। तो ये अगर इंडिपेंडेंट पार्ट है तो इसको मुझे चिंता नहीं है, प्रोसेस अपने हिसाब से अपने तरीके से रन कर सकती है। बट जहां प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से बात करने गई तो ये पार्ट बहुत क्रिटिकल बन जाएगा ओएस के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि इसको सिंक्रोनाइजेशन में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, इसमें सिंक्रोनाइजेशन का सॉल्यूशन देना पड़ेगा ओएस को, ताकि दूसरी प्रोसेस से जब ये बातचीत हो, कम्युनिकेशन हो, तब ये बातचीत नॉर्मल वाली रहे, एक दूसरे का ये बाल ना नोच लें, एक दूसरे को खा ना जाएं, पीट ना दें। और जो प्रोसेस कम्युनिकेट नहीं किए वो अब देखो कहां थे बाबू अभी तक। जो प्रोसेस को इंडिपेंडेंट है, जो कम्युनिकेशन ही नहीं करती है, उनमें सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। मैंने लिखा था सिंक्रोनाइजेशन इज नीडेड बिटवीन ओनली कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस। अब ये अगर नहीं पढ़ोगे, बीच में सो जाओगे, तो फिर कैसे चलेगा रे बाबा? कैसे चलेगा ऐसा? तो क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन है जिसमें प्रोसेस ऐसा पार्ट एग्जीक्यूट करती है जो दूसरे पार्ट से, दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट करता है। ये सिर्फ कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस के लिए है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस को ना तो कम्युनिकेशन की जरूरत है और नहीं है तो कोई सिंक्रोनाइजेशन की भी जरूरत नहीं है। उसको प्रोसेस ओएस जो है ध्यान भी नहीं देगा, सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत भी नहीं है। क्रिटिकल सेक्शन वाला प्रोसेस को अफेक्ट तो करेगा ना, तो करेगा तभी तो बात कर रहा हूं मैं। अगर क्रिटिकल सेक्शन है ये, अगर किसी दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट कर रही है तो वो भी तो इससे बात करेगी ना। वो प्रोसेस फिर इंडिपेंडेंट थोड़ी हो पाएगी। वो भी तो इससे बात कर रही है और ये इससे बात कर रही है, तो दोनों कम्युनिकेटिंग हो गई, इंडिपेंडेंट कहां बची? अगर तुम अपने दोस्त से बात करोगे तो वो भी तो तुमसे बात करेगा, कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो वो भी इंडिपेंडेंट नहीं रहा, तुम भी इंडिपेंडेंट नहीं रहे। हार्डवेयर कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। अब हार्डवेयर होगा या क्या होगा, रुको पहले समझो। जो मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं क्रिटिकल सेक्शन की, खाली इतनी समझो बात। जो डेफिनेशन में क्रिटिकल सेक्शन की समझाना चाहता था वो समझ में आनी चाहिए कि एक ऐसी प्रोसेस जो कम्युनिकेटिंग प्रोसेस है। चंदन बाबू समझ में आई कि नहीं आई बात? मेरे जो 3 दोस्तों का, मतलब मैंने जो 3 लोगों का नाम बताया ना, उसमें मेरे एक दोस्त का नाम भी चंदन ही है। बस बात ये इतनी थी कि वो क्लास में इतने क्वेश्चन कभी पूछ नहीं पाता था, वो पूछता ही नहीं था, क्वेश्चन ही नहीं पूछता था, उसको दुनियादारी से मतलब ही नहीं था।
जी कुछ तो समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक प्रोसेस जो कम्युनिकेटिंग है, दूसरी प्रोसेस से बात कर रही है, ये प्रोसेस जो है आपस में अगर बात करेंगी, कम्युनिकेट करेंगी, तो कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होंगे जिन्हीं के थ्रू ये प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से बात करने जाएगी। और जो इंस्ट्रक्शन जिनमें कम्युनिकेशन होता है वही इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन के लिए ओएस को सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत लगती है, और उसी पोर्शन को ही क्रिटिकल सेक्शन कहा जाता है, और क्रिटिकल सेक्शन को ही हमें सिंक्रोनाइज करना है। बाकी सेक्शन में जो प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस हैं आगे पीछे जहां भी हैं, उनको हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन पे सिंक्रोनाइजेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसेस जब भी एग्जीक्यूट करे, कैसे भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोसेस अपने अपने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रही है और उससे किसी दूसरी प्रोसेस के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम्युनिकेशन का कोई चिंता नहीं है वहां पे। ठीक है। मेरा दोस्त चंदन क्या कर रहा है बेटा? वो बिजनेस करता है, अपना हॉस्पिटल चलाता है, मेडिकल स्टोर चलाता है, करोड़पति है। और बाकी का चंदन मेरी क्लास में बैठा हुआ है। सुनो, क्रिटिकल सेक्शन वो सेक्शन है जिस पे सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत लगेगी। बचा हुआ पोर्शन जो है इसको हम कहेंगे रिमाइंडर सेक्शन। बचा हुआ सेक्शन हिंदी में कहा जाए तो। डज नॉट नीड एनी सिंक्रोनाइजेशन। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोसेस किसी दूसरी प्रोसेस से बात ही नहीं कर रही। तो क्या करेंगे? सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं है। नॉट क्रिटिकल सेक्शन कह सकते हैं, हाँ एक ही बात है, उसका नाम दे रखा है रिमाइंडर सेक्शन। अब बात यह आती है कि सर कम्युनिकेशन होता कैसे है? कम्युनिकेशन होता कैसे है? दो प्रोसेसेस के बीच में या प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसको आप आईपीसी भी बोलते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका होता है पाइप का, एक तरीका होता है क्यू का, एक तरीका होता है शेयर्ड वेरिएबल का, मैसेज पासिंग का, कि एक प्रोसेस ने कोई मैसेज दूसरी प्रोसेस को भेजा तो ये दोनों प्रोसेस कम्युनिकेटिंग हो जाएगी। मैसेज मतलब कोई वैल्यू या वेरिएबल या एरे या कुछ भेज दिया। शेयर्ड वेरिएबल का मतलब एक ऐसा वेरिएबल है, वेरिएबल x, जो कि P1 एक्सेस करती है और P2 भी एक्सेस करती है, दो प्रोसेस एक्सेस करती है। अब दो प्रोसेस अगर शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस करती हैं तो ये एक दूसरे पे डिपेंड हो गई। क्यों? क्योंकि अगर P1 ने इसको चेंज किया तो वो P2 को दिखेगा, अगर P2 ने इसको चेंज किया तो वो P1 को दिखेगा। मतलब एक दूसरे से बातें तो कर रही हैं कि देखो P2, देखो मैंने इस वेरिएबल को 9 कर दिया है। P2 बोलेगा ओ देखो मैंने अब इसको 10 कर दिया है। तो कहीं ना कहीं शेयर्ड वेरिएबल के थ्रू ये आपस में बातें करती हैं। अब हमारा जो पूरा इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी डिस्कशन है मोस्टली रहेगा इसके अराउंड। शेयर्ड वेरिएबल कोई है दो प्रोसेसर्स के बीच में और वो हम यूज करेंगे। अब ये बाकी की सारी चीजें ना हमको नहीं पढ़नी, हमारे गेट के लिए नहीं है, इसलिए हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे। गेट के लिए जो है, गेट के लिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। वो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब पाइप क्यू ऑलमोस्ट एक ही चीज होती है, बट हमें डिस्कस नहीं करना है, बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है, ना ये करना है, ना ये करना है, ना ये। शेयर्ड वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल है जो दोनों प्रोसेस एक्सेस कर सकती है, दोनों के बीच में शेयर्ड है। अब शेयर्ड है तो यूज होगा, यूज होगा, करते रहो भाई। एक ने अगर चेंज किया वो दूसरे को दिखेगा, दूसरे ने चेंज किया तो पहले को दिख जाएगा, ऐसे वो काम करेंगी। ठीक है, चलो अभी
क्रिटिकल सेक्शन वो एक सेक्शन है, कोड सेगमेंट वो ऐसा कोड जहाँ पे कि प्रोसेस दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। कम्युनिकेशन का एक तरीका मैंने बताया शेयर्ड वेरिएबल का, इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे डेफिनेशन ऐसी ही मिलती है कि एक ऐसा कोड पार्ट प्रोसेस का जहाँ से शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस होता है। शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस हो रहा है मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है, इसीलिए ये क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन ऐसी आपको दिखती है गेट में। मोस्टली इसरो की एग्जाम में तो एज इट इज बहुत बार ये क्वेश्चन एज इट इज लाइन के साथ पूछा गया है, सेम टू सेम। ठीक है, चलिए अब आज के लिए मुझे लगता है हम इतना ही डिस्कस करें तो ठीक है। कल हम जब आगे बढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे रेस कंडीशन के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ, और हम पढ़ेंगे क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन जो हम प्रोवाइड करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, कि अगर क्रिटिकल सेक्शन है, सिंक्रोनाइजेशन उसमें प्रोवाइड करना है, तो फिर उसका सॉल्यूशन में क्या क्या ज़रूरत होनी चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सॉल्यूशन किन किन चीज़ों से भरा हुआ बना हुआ होना चाहिए, वो हम बात करेंगे। है आर्टिफिशियल सीपीयू, बट मैंने नहीं बोला कि आर्टिफिशियल सीपीयू है, मैंने कहा था कि जावा जो है उसमें एक जेवीएम मशीन होती है, वर्चुअल मशीन, जिसके लिए पहले कंपाइलर इंस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, जो कि वर्चुअल मशीन है। इट्स जस्ट अ डमी मशीन, जो एक्चुअल में कोई सीपीयू नहीं है, बस एक सीपीयू होने का नाटक कर रहा है, उसके लिए इंस्ट्रक्शन बनते हैं, ऐसा बोला था मैंने। एक्स्ट्रा क्लास होगी या नहीं, अभी तो नहीं है, अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे को होगी। सर आज दिन बहुत टफ जा रहा है, मगर पढ़ना नहीं छोड़ रहे हैं, बस वही तो, इसी को ही तो बेटा डिसिप्लिन कहते हैं, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। हमको जावा आता है, बहुत अच्छी बात है बेटा, वो बहुत अच्छा है, कुछ कोडिंग तो आनी चाहिए। डाउट सेक्शन, सौम्या जी आप डाउट जो है अपने ग्रुप पे डाल दो, टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं आपसे वहाँ पे बात करता हूँ। बट हाउ इट बिकेम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि कंपाइलर जो है वो सीपीयू, जो अंडरलाइंग सीपीयू है उसके लिए इंस्ट्रक्शन नहीं बनाता ना, जो कंपाइलर है वो जेवीएम के लिए इंस्ट्रक्शन बनाता है। तो जेवीएम तो जिस भी मशीन पे चलाओगे वैसा का वैसा ही दिखेगा, तो जो प्रोग्राम आपका कंपाइल्ड होके मिला है वो एक्चुअल में उस सीपीयू के लिए नहीं बनाए, जेवीएम के लिए बनाए। तो जहाँ जहाँ जेवीएम चलता है वहाँ वहाँ वो प्रोग्राम एज इट इज़ फील हो जाता है, एज इट इज़ समझ में आ जाता है। एग्जाम पैटर्न और क्वेश्चन सेम होता है, लेवल जो गेट फॉलो करते हैं इसरो का, इसरो तो बहुत इजी है बेटा, इसरो की एग्ज़ाम जो है वो बहुत इजी होती है। जो गेट के पीवाईक्यू हैं वो 40 to 60% गेट के पीवाईक्यू एज इट इज़ आ जाते हैं, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन वो कॉपी कर देते हैं और अपने खुद के भी पीवाईक्यू रिपीट कर देते हैं। तो अगर आपने गेट के सारे कोर्सेज पढ़ लिए और पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए तो इसरो का एग्जाम आपका ऐसे ही निकल जाएगा। उद्देश्य आपका जो भी डाउट है वो मेरा बैकएंड के थ्रू मेरे तक पहुंचेगा, मैं रिप्लाई करवाता हूँ। कल के लास्ट क्वेश्चन में अटक गया था, जो मैंने कल के पीवाईक्यूज़ भेजे थे आपको, पीवाईक्यू के आंसर प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएंगे, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, मंडे को मिलेंगे, पर मैं मंडे तक आपके लिए एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आप कम से कम जो ये सिंक्रोनाइजेशन वाला पार्ट मैंने पढ़ाया है वो आप रिवाइज करके आइएगा। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, कम्युनिकेटिंग प्रोसेस क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए। इसरो का अलग से एग्ज़ाम होता है, जी हाँ होता है। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसमें आते हैं, जी हाँ, एक दो सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सेट्रा आते हैं। बिट्स का एचडी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी। गेट का अगर पीवाईक्यू सॉल्व किया है तो बहुत इजी लगेंगे आपके। क्लासेस एमटेक रिसर्च और एमएस के इंटरव्यूज़ के लिए सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है बेटा, बहुत सफिशिएंट है। मैं स्टोर करके रखता नहीं हूँ, बट देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया है कि आपके लेक्चर की वजह से सीओ और ओएस के हमारे इंटरव्यू निकल गए, एमएस और एमटेक रिसर्च के। इंटरव्यू कितना टफ होता है, एमटेक रिसर्च का इंटरव्यू उतना ही टफ होता है जितना गेट लेवल होता है, उससे एक पॉइंट आगे, एक और लेवल आगे। गेट लेवल का जो होता है ना क्वेश्चन, उसके बराबर या उससे थोड़ा सा और आगे। पीएसयू या इसरो, विच वन इज़ बेस्ट, डिपेंड्स कि आपको क्या मिल रहा है और किस रेंज का मिल रहा है। वैसे इसरो गवर्नमेंट जॉब है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट जॉब है, डिफरेंस होता है थोड़ा सा। वैल्यू ऑफरिंग में उतना नहीं आएगा। सीओए आप ही पढ़ाएंगे जी, आप हमें मौका देंगे तो हम बिल्कुल पढ़ाएंगे सीओए। चलिए कल मिलेंगे आप सब लोगों से, ठीक है। और अगर कुछ इशू आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, वहाँ मिलेंगे, और कुछ इश्यूज़ आते हैं डिस्कस करते रहेंगे।
और जिन लोगों ने इन्फिनिटी बैच ले रखा है उनके लिए कल 12 बजे एक सेशन होने वाला है मोस्टली। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।